गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षा को ही आधारित करते हुए हम यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और अपने आप में काफी चर्चित विषय, जिसके अंतर्गत हम कुछ एक यूपी से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और विषय संकल्पना के रूप में भी काफी चर्चित जाने जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे उपस्थित हो जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन के माध्यम से यहाँ पर हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सबके साथ एक विशेष यहाँ पे वार्तालाप आपके साथ कर पाए, ताकि आप उन सारे विषयों का एक सार समझते हुए अपनी परीक्षा के लिए विधिवत तैयारी कर पाए। तो चलिएगा, विषय संकल्पना की बात करते हैं। तो विषय संकल्पना में ठीक है, एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए आपके साथ यहाँ पे हम जुड़ेंगे और जहाँ पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं, कुछ यूपी जीके के संबंध में प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा, आज की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करेंगे, इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में चीनी उद्योग आपको नहीं देखने को मिलता है। खासा आज चीनी उद्योग की जब बात करें तो चीनी उद्योग बेसिक रूप से हमें नहीं देखने को मिलता है। क्या है? चीनी उद्योग की जब बात की जाए तो चीनी उद्योग हमारे यूपी में नहीं देखने को मिलता है। अब मुख्य रूप से आप चीनी के बारे में सदैव सुने हैं और इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। चीनी, आज चीनी की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा किस स्वरूप में, जब हम शुगर की बात करते हैं। शुगर की जब बात की जाए तो शुगर के परिपेक्ष में अब एक बिंदु आपको सदैव याद आता है कि आज शुगर की बात की जाए तो शुगर अर्थात चीनी, इसके लिए एक शोध संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित है? तो यह आपके कानपुर में देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही आपने सुना होगा कि शुगर जो मिलता है वह गन्ने के माध्यम से मिलता है। तो हमारे यहाँ पर एक गन्ना शोध संस्थान भी आपके स्थापित है। कहाँ? यह आपके राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ में गन्ना शोध संस्थान आपको दिख मिलता है। अच्छा, यही पर अगर देखा जाए, सबको आवाज आ रही है? बिल्कुल सबको आवाज आ रही है। वही चीज हमने शुरू में ही चेक किया था, आवाज बिल्कुल विधिवत तरीके से आ रही है। शोध संस्थान भी आपके स्थापित है। कहाँ? यह आपके राजधानी लखनऊ। एक चीज थोड़ा सा कुछ बच्चे कह रहे थे, वो ईयरफोन लगाने पे एक कान से आवाज आती है, एक से नहीं आती है। उतना हमें जानकारी नहीं है टेक्निकल, लेकिन हम उसको जल्द ही सॉल्व कर लेंगे, परेशान मत होइए। थोड़ा सा अपना सहयोग बना के रखिए। अगर आप ईयरफोन लगा के चलते हैं तो ईयरफोन को हटा करके आप देखें, बेहतर होगा। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे बता रहे थे कि ईयरफोन पे आवाज़ नहीं आती है शायद। यहाँ पे तो वैसे आ रही है, यहाँ से कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि सेटिंग होती है। हमने लगभग अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया है। यहाँ तो ऐसा कुछ लूप होल दिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप ईयरफोन लगाते हैं तो उसमें शायद ऐसा कोई संदर्भ है। बहरहाल, गन्ना शोध संस्थान ये हमारे राजधानी लखनऊ में पड़ता है। आज यही पर अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में? गन्ना शोध परिषद के रूप में। तो गन्ना शोध परिषद कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको शाहजहांपुर में देख मिलता है। कहाँ? शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर में एक गन्ना शोध परिषद आपको देखने को मिल जाता है। खासा इसी बिंदु की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, गन्ने की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा यह यूपी की एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। खास करके यूपी की यह नगदी फसल मानी जाती है। आज यूपी के परिक्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, ये अच्छी खासी मात्रा में लगाया जाता है। और गन्ने के लिए आपने सदैव सुना होगा, खास अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या होता है, एफआरपी तय करी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने सरकार के माध्यम से सुना होगा, जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की जब बात की जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर जब बात की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो उसके माध्यम से 22 फसलों के एमआरपी होते हैं। जब हम बात करते हैं एमएसपी, तो एमएसपी के अलावा अगर देखा जाए तो एक ऐसी फसल होती है जिसकी क्या होती है, आपकी एफआरपी तय की जाती है, और वो होती है गन्ना। वैसे गन्ने की जब बात की जाए तो गन्ने के बारे में एक साक्ष्य और ध्यान रखिएगा
कि गन्ना उत्पादन के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और गन्ने से आपका चीनी उत्पादन होता है, तो चीनी उत्पादन में भी आपका यूपी भारत का स्थान पहला है। जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो भारत के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपका ब्राजील यहां पर आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है। और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का परिपेक्ष क्या है, तो यूपी का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है और यूपी का कह सकते हो कि चीनी उत्पादन में भी क्या है, पहला स्थान आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने कई बार चुकंदर साहब के बारे में सुना है, इनसे भी चीनी बनाई जाती है और पहली बार ये जो प्रायोगिक सफलता प्राप्त हुई है वह किसे प्राप्त हुई है, तो आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर एक देश होता है और उस देश की जब बात की जाए तो उस देश का नाम क्या है, उसका नाम पड़ता है क्यूबा। तो क्यूबा की जब बात की जाए तो क्यूबा देश में आप कह सकते हो कि चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। वैसे चीनी की बात की जाए तो ब्राजील का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राजील देश को ही क्या कहा जाता है, हमारे यहां पर चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा इसे नाम देते हैं। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को भी क्या बोला जाता है, यूपी को भी चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को भी चीनी का कटोरा कहा जाता है और साथ ही साथ अगर हम ब्राजील की बात करें तो इसे भी चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे की जब बात की जाए तो ये कहां पे उत्पादित नहीं होता है, तो खास ध्यान रखिएगा हमीरपुर। एक्चुअली हमीरपुर जिले को आप समझ पाएंगे, हमीरपुर का जो लोकेशन है वह थोड़ा सा बुंदेलखंड एरिया से है। अब बुंदेलखंड एरिया में आप भी जानते, चूंकि सिंचाई व्यवस्था है नहीं, मिट्टी की भी क्वालिटी बहुत अच्छी ना होती है, तो इस कारण से मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर ये जो तराई के हिस्से वहां पे अच्छा होता है। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए हमीरपुर, तो हमीरपुर में इसका कोई संदर्भ नहीं होता है। क्यूबा को भी बोला जाता है, बिल्कुल आपका कहना सत्य है। चलिए, कहा जा रहा है कि बताइए आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में चमड़ा उद्योग स्थापित नहीं है। क्या है, चमड़ा की जब बात की जाए तो चमड़ा उद्योग स्थापित नहीं देखने को मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये समझिए लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर आपके भदोही के अंतर्गत। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा आप लोग खास करके कि अगर इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके जो अभी भी किसी कारणवश इस सेशन, इस श्रृंखला में जुड़े नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। हाँ, क्यूबा को भी चीनी का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल आपका कहना सत्य है। चलिए, अब यहाँ पे जवाब करिए कि हम बात करें किसको लेकर के, अपने उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आपके संस्थान होते हैं, लेकिन जब हम एक संस्थान की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक स्वरूप में खास करके हमारे यहां पर इसे नाम दिया जाता है कि कौन सा एक ऐसा लोकेशन जहां पे चमड़ा उद्योग आपके स्थापित नहीं है। तो चमड़ा उद्योग की जब बात की जाए तो यह कहां पे आपको नहीं देखने को मिलता है। खास चमड़ा उद्योग की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आखिर आज अगर हम चमड़े की बात करें तो चमड़ा उद्योग कहां से संबंधित नहीं देखने को मिलता है। चमड़ा उद्योग बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो चमड़ा उद्योग के बारे में आप कह सकते हो कि हमारे यूपी में जो चमड़ा होता है, चमड़े की जब बात की जाए तो पहली बात तो आपने कानपुर और आगरा इन दोनों को शुद्ध रूप से सुना है कि इसे हम चर्म नगरी की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो चर्म नगरी की संख्या कानपुर और आगरा को दिया जाता है। इवन आप कह सकते हो कानपुर में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चर्म के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो चर्म शोध संस्थान भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपको देख मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं हमारे कानपुर और किसके रूप में, खास करके आगरा के अलावा लखनऊ में, तो लखनऊ में थोड़ी बहुत क्या होती है, चमड़े से संबंधित कार्यविधि होती है। इवन आप कह सकते हो कि लेदर की जब बात की जाए तो इससे संबंधित क्या होती है, कार्यविधि आपको दिख मिलती है। खासा अगर देखा जाए तो हमारे कानपुर में ही आपने सुना होगा अभी लेदर पार्क वगैरह की भी स्थापना की गई है। कहां पे, आपके कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में ही खास करके आपके लेदर पार्क की स्थापना की गई है। इवन आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर एक लेदर पार्क कहां पे दिख मिलता है, और आपने पहले सुना होगा जब आप बंथरा लोकेशन की बात करते हैं। बंथरा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लखनऊ और उन्नाव के बीच में आपका अवस्थित पड़ता है। और मेगा लेदर पार्क की जब बात की जाए तो ये कहां से समित है, ये आपके कानपुर में पड़ता है। बाकी अगर यहां पे देखा जाए तो ये भदोही नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि भदोही नाम के जिले की जब बात की जाए तो इसकी जो पहचान है वह शुद्ध रूप से कालीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कालीन उत्पादन की जब बात की जाए तो कालीन उत्पादन के रूप में पहचान आप कह सकते हो कि यहां पे रखने वाला खास करके भदोही की जब बात की जाए तो भदोही का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे भदोही की जब बात की जाए तो भदोही का नाम एक कारण से और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर सीता समाहिता स्थल है। क्या है, सीता समाहिता स्थल की जब बात की जाए तो सीता समाहिता स्थल, जिसको हम कई बार सीता मढ़ी के रूप में जानते हैं, क्या बोलते हैं, सीता मढ़ी की जब बात की जाए तो सीता मढ़ी
यहाँ पे आपको दिख मिलता है। और इसे भदोही की जब बात की जाए तो भदोही का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि भदोही के बारे में आपने सदैव सुना होगा। यहाँ पे क्या एक बिंदु है, तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ पर कालीन शोध संस्थान की जब बात करें तो कालीन शोध संस्थान यह भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भदोही के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो एक नाम होता है, किसे परिप्रेक्ष्य नाम की बात की जाए है, अरे परमवीर बाबू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम किसकी बात करें, न्यूमेरिक मेथड जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पे करी गई है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में करी गई है। खास अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ कहाँ से होता है। ठीक है, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध होता है लखनऊ में, लखनऊ के अलावा आपके प्रयागराज में, गाजियाबाद में या फिर आपके कानपुर में। ठीक है उसके ऊपर इतना चिंतित ना होइए। हमने आपसे पहले दिन बोला था ना कि अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए हम बिल्कुल खड़े होंगे, और पहले दिन से आज तक खड़े हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है हमने जिस एक ध्येय के साथ इस विषय वस्तु को चालू किया ना, उसका एक आधार है पैसन। ठीक है, और केवल बात पैसे की होती, केवल बात उसकी होती ना, तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन होते। ठीक है, तो जिस एक विषय वस्तु के लिए चालू किया है उसके लिए परेशान मत होइए, चलने दीजिए जिस तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करते रहिए, यही सबसे बड़ा ध्येय होता है। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की जब बात की जाए तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में दिख मिलता है, और अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर आपके कानपुर के अंतर्गत। कहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी पार्क, हमने कई बार शायद इसके बारे में चर्चा भी किया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से देखने को मिल जाता है। खासा अगर इसको देखा जाए तो यह नाम हमारे यहाँ पे संबंधित होता है, किस रूप में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित हो जाता है। खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपके लखनऊ में पड़ता है, और लखनऊ के अंदर हमने कई बार बताया है। लखनऊ की जब बात की जाए तो वहां पे क्या है, वहां पे बक्सी का तालाब है। ठीक है, बक्सी के तालाब की जब बात की जाए, बीकेटी जिसे बोला जाता है। खास अगर देखा जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है, बक्सी के तालाब। बक्सी के तालाब की जब बात की जाए तो लखनऊ में इसका नाम बेसिक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका स्थापित किया गया है। क्लियर, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी आपने कुछ और नाम सुने होंगे, जैसे लखनऊ के अलावा गोरखपुर का नाम, जहां पे क्या है, साइंस पार्क वगैरह की स्थापना की गई है। इवन लखनऊ में ही आपके साइंस पार्क वगैरह की स्थापना की गई है। इवन आप कह सकते हो कि हमारे जब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको खास साइंस पार्क के अलावा जब हम बात करते हैं साइबर सिटी, तो साइबर सिटी देख मिलती है। साइबर सिटी के अलावा आपने कई बार सुना होगा नॉलेज पार्क की जब बात की, तो नॉलेज पार्क का नाम यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो नॉलेज पार्क की जब बात की जाए तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा लोकेशन है जहां पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, और इसका नाम संबंधित होता है हमारे यहाँ पर हमीरपुर में। हमीरपुर के अलावा आप कह सकते हो कानपुर में, या कानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो आपके जालौन या प्रयागराज के अंतर्गत। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से संबंधित होता है, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा, आज अनुसूचित जनजाति की जब बात की जाए तो इनकी कुल संख्या क्या है, तो 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना की जब बात की तो इस जनगणना के अनुसार आप भी जानते हैं हमारी यूपी के अंतर्गत 0.60% क्या है, यह पूरी संख्या होती है अनुसूचित जनजातियों की 2011 की गणना के अनुसार। आज 2011 की जनगणना के अलावा अगर हम बात करें तो हमारी यूपी में कुल जनजाति जो निवास करती हैं उनकी संख्या क्या होती है, तो आप भी जानते हैं 12 जनजातियां हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो 12 अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, और इन्हीं परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो जनजाति होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाता है आपका थारू। तो सबसे बड़ी जनजाति की जब बात की जाए तो उसका नाम होता है थारू। थारू की जब बात की जाए तो थारू हमारे प्रदेश की क्या होती है, सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। अब यही पर अगर देखा जाए तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो आपने कई बार सुना होगा सोनभद्र के रूप में। सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में क्या होती है, आपके शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जबकि बागपत की जब बात की तो बागपत में क्या होता है, इनकी संख्या बिल्कुल कम हो जाती है।
अब यहीं पर अगर देखा जाए तो दो नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा योद्धा के बारे में, और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं किसके रूप में, जलौन के बारे में। योद्धा और जलौन का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो जिले ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो अयोध्या और जलौन की जब बात की जाए तो यहां पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। अच्छा, इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा पंजाब राज्य के बारे में, क्योंकि पंजाब राज्य में भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर हम सबसे ज्यादा जनजाति की बात करेंगे तो वह हमारे सहयोग से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन कई बार आपने मध्य प्रदेश का भी नाम ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। अच्छा, जनजातियों के लिए अभी आपने सुना होगा, खास करके पहली बात तो थारू जनजाति। थारू जनजातियों के माध्यम से दो तीन काम ध्यान रखिएगा। जैसे पहला नाम क्या है, पहला नाम है कि होम स्टे योजना। होम स्टे योजना की जब बात की जाए तो ये इनके माध्यम से चालू की गई है, और इन्होंने क्या किया है, अपने लिए निजी बैंक खोल रखा है। तो ये दोनों चीजें कहां से हैं, ये दोनों चीजें आपके बहराइच जिले में पड़ता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने बलरामपुर का नाम सुना होगा। बलरामपुर जिले में क्या किया गया था, एक इनके लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो बलरामपुर जिले में इनके लिए संग्रहालय आपको देख मिलता है। खासा यहीं पे नामों की जब बात की तो आपने कई बार सुना होगा 15 नवंबर का दिवस, ये क्या होता है, तो ये जनजातियों का गौरव दिवस आपका आयोजित किया जाता है। जनजाति गौरव के परिप्रेक्ष्य आपने कई बार नाम सुना होगा किसके रूप में, हमारे यहाँ पर एक नाम आता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की जब बात की जाए तो ये कौन होते हैं, तो ये जनजातियों के भगवान माने जाते हैं, और इनके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा। अभी जब हम बात करते हैं किसके परिप्रेक्ष्य, हमारे यूपी के अलावा जब हम बात करते हैं किसका नाम, छत्तीसगढ़ राज्य का, तो वहां पर इनके परिप्रेक्ष्य क्या किया गया है, हाथी स्टेडियम का स्थापना किया गया है। खासा ध्यान रखिएगा, अभी सरकार के सहयोग से एकलव्य आवासीय विद्यालय आपके खोले जा रहे हैं, और इन एकलव्य आवासीय विद्यालयों की जब बात की जाए तो इनका मंतव्य है कि जो जनजाति से संबंधित आपके बच्चे होंगे उनको इसमें क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो ये खासा ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो नाम आता है कि हमारे यहाँ पर एक नंबर है वुमेन पावर लाइन, जिसको हम 1090 नाम से जानते हैं। ये 1090 सेवा लाइन जो हमारे यहाँ पर चालू की गई है, वह बेसिकली कब से आपके चालू करी गई है, नाम आता है 2017 से, 2016 से, 2010 से, 2012 से। यह संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। हम बहराइच से, हम सिद्धार्थनगर से। चलिए यहां पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य 1090 सेवा लाइन। खासा कुछ नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। नंबर्स की जब बात की जाए तो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे डायल 112, ये क्या होती है, यह आज वर्तमान में यूपी सरकार के अंतर्गत पुलिस हेल्पलाइन आपको देख मिलती है, खास करके जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, खासा आप कह सकते हो कि यहां पर क्या करते हैं, आप हेल्प के लिए बुलाते हैं। अगर यहीं पर अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, किस एक परिप्रेक्ष्य जब हम बात करते हैं 102, तो ये क्या होता है, यह आपके एम्बुलेंस के रूप में जानी जाती है। तो एम्बुलेंस सेवा के लिए क्या होता है, लाइफ सपोर्ट के लिए 102 नंबर देखी मिलती है। हालांकि इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो 108 भी आपको देख मिलती है। ये भी क्या है, ये भी आपके एम्बुलेंस से संबंधित आपकी एक लाइन हो जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, 101, ये किससे संबंधित है, या आपके फायर ब्रिगेड से संबंधित आपका एक नंबर होता है। फायर के अलावा अगर देखा जाए तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा 1551, ये किससे संबंधित है, ये किसानों से संबंधित किसान कॉल सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो किसान कॉल सेंटर के रूप में इसका नाम लिया जाता है। इवन यही पर अगर देखा जाए तो आपने 1076 का नाम सुना होगा, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर जाना जाता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर के रूप में नाम लिया जाता है। और यही पर अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा 1098, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, यह आपके महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में जाना जाता है। तो महिलाओं की जब बात की जाए तो महिला हेल्पलाइन के लिए क्या किया गया है, यह आपका चालू किया गया है। तो अलग अलग नंबरों की जब बात की जाए तो अलग अलग नंबर आपको हमारे यूपी के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो खासा ध्यान रखिएगा, किस एक परिप्रेक्ष्य जब हम यहां पे बात करते हैं तो इसका नाम देख मिलता है। अच्छा, ये जो संबंधित है ये ध्यान रखिएगा, चूंकि महिला के लिए तो स्पेशल है, ये कोई अलग नहीं है, बल्कि इसमें महिला और बाल की बात की जाती है, मतलब बच्चों की जब बात की जाए तो इसमें बच्चों को भी ऐड किया जाता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो सम्मिलित रूप से हेल्पलाइन नंबर है वो आपके 1098 है। चूंकि आप भी जानते हैं ये हमारे यहाँ पर किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास के माध्यम से क्या किया गया, डेवलप किया गया है। आप चाहे तो महिला हटा ही दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों के लिए क्या
क्यों? क्योंकि इसका जो संबंध है ना, वो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह चालू किया गया है, जो हमारे यहाँ पे महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय है, उसके माध्यम से चालू किया गया। तो महिलाओं को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए 108 लिखवाया था महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर। नहीं, ऐसा तो कभी हमने नहीं लिखवाया होगा। 108 तो एम्बुलेंस का ही है, ये विधिवत तरीके से याद है, 102 और 108। ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है, आप कई बार सुनते होंगे किसके बारे में, 181। ये किससे समित है? तो ये हमारे यहाँ पर बुजुर्गों से समित है। ठीक है, बुजुर्गों की जब बात की जाए तो बुजुर्गों से आपका 181 देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे की जब बात की जाए तो यह नाम होता है किसके परिप्रेक्ष्य? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बन चुका है? स्मार्ट क्लास मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहां पर क्या होता है, एक बिंदु आपको देख मिलता है जहां पर क्या हो जाता है, शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि डिजिटल क्लासेज आपकी व्यवस्थित कर दी गई हैं। तो ये जिला कौन सा है? अलीगढ़, आगरा, बरेली या फिर आपका प्रयागराज? मुख्य रूप से आप जानते हैं हमारे यूपी की जब बात की जाए हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में क्या होता है, सरकार ने बोला है कि अब हम पढ़ाई लिखाई को और भी डेवलप करेंगे। और डेवलप करने की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्या करें, अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, खास करके ऑपरेशन कायाकल्प का नाम आपने कई बार सुना होगा। ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात की जाए तो ये किससे समित है? ये हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्कूलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इवन आप कह सकते हो अभी एक योजना और चली है जिसको नाम दिया गया है पीएम श्री योजना दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, स्कूलों को और इनरिच करने की बात चल रही है। मतलब सीधी सी बात, हमारा शिक्षा पे एक विशेष फोकस है और कैसे हम उसको और डेवलप कर सकते हैं उसकी यहाँ पे बात की जाती है। तो सरकारी स्कूलों में जो टूटे फूटे आपके चहरदीवाली हुआ करती थी, अब वहां पे डिजिटल बोर्ड आपके लगाए जाएंगे। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो ये खास ध्यान रखिएगा आपके बरेली मंडल में। बरेली की जब बात की जाए तो बरेली मंडल काफी चर्चा में रहता है, बरेली जिला, क्योंकि यहां पर इसका नाम देखने मिलता है। वैसे बरेली की जब बात की जाए तो बरेली एक दो कारण से और चर्चा में रहता है। पहला नाम क्या है, आप भी जानते हैं, यहां पे प्लास्टिक सड़क बनाई गई है, तो प्लास्टिक सड़क बनने के नाते बरेली काफी चर्चा में रहती है। बरेली की जब बात की जाए तो दूसरा नाम होता है ये नाथ नगरी के रूप में जानी जाती है। तीसरा नाम होता है ये सुरमा नगरी के रूप में जानी जाती है। और चौथे नाम की जब बात की जाए तो ये होता है कि इस बरेली की जब बात की जाए तो इस बरेली की खासियत क्या होती है, तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा, अभी यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है भरतौल। भरतौल गांव की जब बात की जाए तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपने अगर भरतौल की बात की जाए तो भरतौल गांव को खास ध्यान रखिएगा, भरतौल गांव ने क्या किया है, आरओ जल प्लांट की जब बात की जाए तो आरओ जल सुविधा देने वाला यह क्या हो गया है, यह आपका पहला जिला गांव हो गया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बरेली का नाम अपने आप में काफी फेमस हो जाता है खासा। वैसे बरेली की जब बात की जाए तो बरेली के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सुरमा के परिप्रेक्ष्य नाम सुना है सुरमा नगरी, लेकिन बांस बेत की नगरी भी क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है। और बांस बेत नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा कि इसके रूप में झुमका चौक की जब बात की जाए तो झुमका चौक की भी स्थापना यहीं पर करी गई है। तो झुमका चौक की जब बात की जाए तो ये भी क्या होता है, यहां से आपको दिख मिलता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा नाथ नगरी, क्योंकि अब की बार बजट में भी ये बात कही गई है कि यहाँ का जो ये नाथ नगरी है इसके लिए एक हम यहाँ विशेष कॉरिडोर भी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल सत्य कहा अभिषेक ने कि यहाँ पे मांस शोध संस्थान है, यहाँ पे पक्षी शोध संस्थान है, और यही पर अगर देखा जाए तो पशु चिकित्सा की जब बात की जाए तो एक पशु चिकित्सा शोध संस्थान भी यहाँ पे आपको देख मिलता है। तो ये सारे संस्थान आपको यहाँ से देख मिलते हैं। क्लियर। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य अभी हाल फिलहाल में गंगा डॉल्फिन को क्या किया है, अपना जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन की जब बात की जाए तो जलीय जीव के रूप में आपका घोषित किया गया, और यह नाम संबंधित होता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर आपके उत्तराखंड के रूप में। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम संबंधित हो जाता है। आज हमारे यहाँ पर गंगा डॉल्फिन आपने सदैव सुना होगा। गंगा जी की जब बात की जाए तो गंगा जी में एक मछली मिलती है जिसको हम नाम देते हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन की जब बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन को केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और बचाने के प्रयास में आपने सुना भी होगा 2009 में क्या किया गया था, आप कह सकते हो कि इसको जब हम बात करते हैं गंगा मछली के परिप्रेक्ष्य खास करके इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हमने क्या किया, इसके जागरूकता दिवस को भी घोषित कर रखा है। खासा 5 अक्टूबर की जब बात की जाए तो इसको हम किस रूप में आयोजित करते हैं, इसको हम डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित करते हैं। अब डॉल्फिन डे के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो कुछ नाम जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके जैसे आपने सुना होगा गंगा डॉल्फिन के लिए एक सफारी पार्क स्थापित है।
ये कहाँ पे आपको दिख मिलता है? तो आपने सदैव सुना होगा, ये भागलपुर बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? भागलपुर बिहार की जब बात की जाए तो भागलपुर बिहार में एक सफारी पार्क आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डॉल्फिन के लिए अभी आपने सुना होगा, इनका एक देश का पहला सूचना केंद्र है। तो देश का जो पहला सूचना केंद्र है वह कहाँ पे दिख मिलता है? तो देश का पहला सूचना केंद्र आपको पटना बिहार में दिख मिलता है। अच्छा, अब इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में कहां पे स्थित है? हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो सूचना केंद्र है वो आपके चंबल अभ्यारण्य में पड़ता है। ठीक है, तो चंबल अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो चंबल अभ्यारण्य में क्या है? डॉल्फिन सूचना केंद्र आपको दिख मिलता है। डॉल्फिन का सफारी पार्क कहां पे है? तो यह अभी पश्चिमी यूपी में कहीं स्थापित होगा, इसकी घोषणा करी गई है। और इससे भी एक कदम और आगे याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर डॉल्फिन के प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है। और ये कहां पे स्थापित है? तो ये आपके मेरठ में स्थापित किया गया है। हमारी यूपी में मिलती कहां पे है? तो खासा ध्यान रखिएगा, जो मिर्जापुर और मिर्जापुर के अलावा सोनभद्र नाम का लोकेशन है, वहां पे इनकी थोड़ी बहुत संख्या पाई जाती है। तो अब गंगा डॉल्फिन की जब बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन के परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा, किसका नाम साबित होता है? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अभी गंगा डॉल्फिन को क्या किया था, खास करके अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। वैसे राज्य के मछली के बारे में खासा ध्यान रखिएगा, हम सदैव बताते हैं कि राज्य की मछली की जब बात की जाए तो ओकर नाम क्या है? ओकर नाम आपको चीतल देखने मिलता है। ठीक है, चीतल का नाम ध्यान रखिएगा। मछली से आप लोगों का बहुत लगाव होना चाहिए। हाँ, मछली बनौले बानी खासा, मछली से आप लोगों का लगाव इस कारण से होना चाहिए क्योंकि आपका जो सिंबल मिलने वाला चिन्ह आपके यूपी पुलिस वाला, उसमें दुई मछली अटकी हुई है। और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का चिन्ह है वहू में दुई मछली आपको दिख मिलती है। अभी दुई मछली आई कहां से? तीन काहे नहीं हुई, एक काहे नहीं हुई? ध्यान रखिएगा, ये दुई मछली नवाब लोगों के माध्यम से जो रूमी दरवाजा है लखनऊ में वहां पे बनाया गया है, तो वहीं से ही दोनों मछली टांग लाई गई थी। ठीक है, कटिया लगा के नहीं निकाली गई थी, खास करके ये रूमी दरवाजा से निकाली गई दो मछलियों के नाम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल करके इसका नाम देखने को मिलता है, खास संबंधित हो जाता है हमारे यहाँ पर मां चंदिका धाम किसके रूप में? खासा अगर देखा जाए तो मां चंदिका धाम अंतु जंक्शन के रूप में हो जाता है, शनिदेव विंध्यागंज जंक्शन के रूप में होता है, या फिर मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन के रूप में इसका नाम जाना जाता है। अच्छा, दो तीन नाम ध्यान रखिएगा, अभी काफी चर्चा में थे जो हमारी यूपी से परिवर्तित किए गए। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको परिवर्तित नहीं किया गया, लेकिन इनका नाम काफी चर्चा में रहा। जैसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या किया गया? इसका नाम अयोध्या कैंट किया गया। इसी तर्ज पर आपने अयोध्या का नाम सुना तो अयोध्या का नाम परिवर्तित करते हुए क्या किया गया? अब इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। इसी तर्ज पर झांसी, झांसी रेलवे स्टेशन की जब बात की जाए तो इसका नाम क्या परिवर्तित किया गया? इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई किया गया। रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। तर्ज की जब बात करें तो आपने सुना भी होगा हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम पूरी तरीके से परिवर्तित करते हुए क्या किया गया? अब इसका नाम परिवर्तित करते हुए प्रयागराज कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? मुगल सराय के रूप में। तो मुगल सराय की जब बात की जाए तो इसका नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। मड़ुआडीह की जब बात की जाए तो मड़ुआडीह का नाम ध्यान रखिएगा, इसका भी नाम परिवर्तित करते हुए हमारे यहाँ पर बनारस कैंट किया गया है। ठीक है, बनारस कैंट की जब बात की जाए तो बनारस कैंट यह आपका नाम देख मिलता है। अब इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कुछ और नाम परिवर्तित किए गए। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अंतु जंक्शन था, उसको परिवर्तित करते हुए अंतु जंक्शन का नाम परिवर्तित करते हुए मां चंदिका देवी धाम अंतु जंक्शन किया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे विंध्यगंज जंक्शन पड़ता था, उसका नाम परिवर्तित करते हुए शनिदेव धाम विंध्य जंक्शन किया गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ जो जंक्शन है अगर उसकी बात की जाए तो वह बेल्हा देवी धाम जंक्शन के रूप में इसका नाम कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अच्छा, कुछ नगरों के नाम भी ध्यान रखिएगा, अभी काफी चर्चा में थे। जैसे एक नाम आपने सुना होगा हरिगढ़, काफी चर्चा में था क्योंकि अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ का नाम इस नाम से करने का प्रस्ताव रखा गया। इसी तरीके से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो इसका नाम क्यों चर्चा में था? क्योंकि फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो इसका नाम चंदनगर करने की बात थी। तो यह नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, किस एक परिप्रेक्ष्य में हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में यूपी का पहला सौर शहर आपका घोषित किया गया है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है?
दिवस और पर्यटक स्थल करवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, परेशान मत होइए। एक चीज हमारे दिमाग में आया था, अब देखो व्यस्तता है लेकिन ठीक है, आज इसके ऊपर काम करेंगे, कर ले तब बताए। हम सोच रहे हैं जितने मुख्य मुख्य टॉपिक है ना, उनको एक एक मिनट वाली जो वीडियो होती है ना उसी में डाल दे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और उसमें क्या होता है आप झटपट देख करके ख़त्म कर लेंगे, केवल रिवीजन तो करना है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है, जीवन भर फरवरी महीना आएगा नहीं तो, ठीक है। चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यूपी का पहला सौर शहर आपका जाना जाता है। नाम की जब बात की जाए लखनऊ, मेरठ, आगरा या फिर अयोध्या। अच्छा, सौर शहर से एक नाम आपको याद आना चाहिए, आज ही हमने अपने कह सकते हो कि चैनल के माध्यम से ये वीडियो कराई थी, खास करके क्या नाम है उसका, आज नहीं कल कराया था हमने, क्या नाम दिया था उसका आप भी जानते हैं, उसके बारे में हम बार बार कहते हैं, इसीलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट होता है ना तो उसे हम क्या करते हैं आपके साथ तुरंत लेकर के उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा चैनल, तो यहाँ पे आप वीडियो में जाएंगे, लाइव वीडियो में, तो यहाँ पे हमने कराया था, कहाँ पे, एक तो ये योजना अभी बजट में चर्चित थी, खास किसका नाम, लखपति दीदी योजना, और यहाँ पे ये योजना थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। खास आप भी जानते हैं सूर्योदय योजना का संबंध यहीं से था। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम संबंधित किससे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए आपने सदैव सुना होगा अयोध्या शहर के बारे में। तो अयोध्या शहर का नाम ध्यान रखिएगा, यह क्या है, ये हमारे यहाँ पर खास करके यूपी का पहला सौर शहर हो जाता है। मुख्य रूप से अभी इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने यह घोषित किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं, तो नगर निगम को हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, सौर ऊर्जा वाला शहर घोषित करेंगे, अर्थात सोलर सिटी के रूप में इसे घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो यूपी के जितने भी नगर निगम होंगे उनको क्या किया जाएगा, सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। सोलर सिटी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें क्या करना है, हमें इस परिप्रेक्ष्य में अपने जितने भी लोकेशन हैं उनको क्या करना है, नए नए जो वहां के आप कह सकते हो कि उद्यान आपके स्थापित किए जाएंगे, तो उन उद्यमों को क्या किया जाएगा, सोलर ऊर्जा से लैस किया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा और अयोध्या क्या हो जाता है, हमारे यूपी का पहला हो जाता है। तो यहीं से आप भी जानते हैं कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था तो उसी उपरांत क्या किया गया था, आपके प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को अनाउंस किया गया था। क्या था, प्रधानमंत्री की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को आपका लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जब बात की जाए, जिसका पूरा मंतव्य था कि 1 करोड़ परिवार क्या होगा, 1 करोड़ परिवारों के घर के छतों पे क्या होगा, सौर ऊर्जा आपका लगाया जाएगा। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए ये आपको दिख मिला। और बजट में ये आपने देखा था कि बजट के अंदर सरकार ने बोला है कि हम 300 यूनिट लोगों की क्या करेंगे, बिजली फ्री कर देंगे। और ये बिजली फ्री ऐसी नहीं होगी कि जब तक हम रहेंगे तब तक फ्री होगी, जब कोई दूसरा आएगा तो उसे हटा देगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये मतलब है कि 300 यूनिट बिजली एक बार अगर हमने लगा दिया ये संयंत्र, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लगभग 25 साल तक आपका विद्यमान रहेगा। तो अयोध्या के अंतर्गत ये नाम ध्यान रखिएगा। वैसे अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या और एक कारण से चर्चा में था, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक मंदिर संग्रहालय भी बनाए जाने की बात चली थी। क्या, मंदिर संग्रहालय की जब बात की जाए तो इसे भी बनाए जाने की बात चली थी। हालांकि मंदिर संग्रहालय की जब बात की जाए तो एक आपके ऑलरेडी बनारस के अंतर्गत क्या किया गया है, बनाया भी गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका नाम क्या किया गया है, महर्षि वाल्मीकि की जब बात की जाए, महर्षि वाल्मीकि की जब बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे यहां का एयरपोर्ट क्या किया गया है, आपका खास करके डेवलप किया गया है। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एक एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा, ये आपके अयोध्या में देखे मिल जाता है। क्लियर। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह के नाम पे एक कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश की किस एक जिले में आपको देखने को मिल जाता है। कल्याण सिंह की जब बात की जाए तो कल्याण सिंह, या जिनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं, पूजा वर्मा करेंगे पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। अरे गुरु, पुलिस व्यवस्था यहाँ देखो ना, आप शायद हमें लगता है क्लास में नहीं आते हो, बार बार कहते हैं, चैनल पे एक बार विजिट करो, कहाँ चला गया, ये देखो, साइबर क्राइम, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ठीक है। उसके बाद और कहाँ है, एक और कराए थे, कहाँ चलेगी, मानवाधिकार संरक्षण और विकास, ठीक है। एक ये रहा पुलिस विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब आपके कहने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे उससे पहले हम आपकी जरूरत को समझते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने करा दिया, परेशान मत होइए। यहाँ पर हम किसकी बात करें, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, ये आपके उत्तर प्रदेश में देख मिलता है।
अब इसकी जब बात की जाए तो ये संबंध कहाँ से है, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ। मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कल्याण सिंह की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, थे कौन, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब बात की जाए तो इनके रूप में इनका नाम काफी चर्चा में, खास करके अगर देखा जाए तो ये आप भी जानते हैं काफी प्रसिद्ध होते हैं बाबूजी के नाम से। बाबूजी इनका उपनाम हो जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये तो रहने वाले कहां से समय थे, आपने कई बार सुना होगा। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में नाम आपको देख मिलता है। तो कई बार आपने सुना भी होगा अलीगढ़ की जब बात की जाए ना तो अलीगढ़ का जब आप देखेंगे वो जो खासा यहाँ का एयरपोर्ट है उसका भी नाम इन्हीं के सम्मान में रखा गया है खासा। अब इन्हीं के परिप्रेक्ष्य अलीगढ़ में भी एक कॉलेज स्थापित हो रहा है और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य राजधानी लखनऊ में, चूंकि यह यूपी के सीएम थे तो राजधानी लखनऊ में इनके नाम पे एक कैंसर संस्थान आपको दिख मिलता है। अच्छा, कैंसर संस्थान की बात करें तो 2-3 संस्थान ध्यान रखिएगा, जैसे कि जेके कैंसर अस्पताल, ये कहां से समित था। जेके कैंसर अस्पताल की जब बात की जाए तो ये कानपुर में पड़ता है। अभी आपने एक तो हीरोइन का नाम सुना होगा, बेचारी मरने नहीं वाली थी लेकिन कैंसर जागरूकता के लिए उसने क्या किया, खुद को मार डाला था। काफी इसके ऊपर विवाद भी हुआ, उसके ऊपर केस वगैरह भी हो गया। लेकिन कैंसर के आपके विभिन्न प्रकार होते हैं तो उसके जागरूकता को लेकर के उसने कुछ ऐसा प्रपोजल किया था खासा। तो जेके कैंसर अस्पताल आपके कानपुर में पड़ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक कैंसर अस्पताल ध्यान रखिएगा जहां पे हम होमी जहांगीर भाभा की बात करते हैं तो खासा भाभा के नाम से एक क्या है संस्थान आपको दिख मिलता है। और ये कहां पे दिख मिलता है तो आप लहर तारा की जब बात करेंगे तो लहर तारा जो है खास करके बनारस में वहां पे ये आपका स्थापित किया गया है। बाबा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, जब हम मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इनके नाम से बनारस का जो बीएचयू है वहां पे क्या किया गया, एक आपका अत्याधुनिक मॉडल का कह सकते हो कि यहाँ पे कैंसर अस्पताल आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो कैंसर बीमारी को दूर करने के लिए अब इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया है। वैसे कैंसर बीमारी की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि जब आपके शरीर में अनियंत्रित प्रकार से क्या होती है, खास करके जो आपकी कोशिका होती है वह वृद्धि होने लगती है और इसी कोशिका की जब बात की जाए तो ये डेड होने लगती है और डेड होने के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि ये क्या करती है, गांठ बना लेती है और यही गांठ क्या हो जाती है, पहले छोटा सा ट्यूमर बनती है और बाद में क्या हो जाता है, यह आपके कैंसर का स्वरूप होता है। खासा अगर देखा जाए तो इसमें आपने देखा होगा कि हम विशेष प्रकार से अगर देखा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी की जब बात की जाए तो ऑन्कोलॉजी एक डिपार्टमेंट आपने सुना होगा जहां पे क्या होता है, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है बेसिक। अगर यहां पे देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि कैंसर की बात चल रही है, वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी हो जाती है और इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी आपने दिवस भी देखा होगा, खास करके जब हम बात करते हैं किसके रूप में, 4 फरवरी, तो 4 फरवरी दिवस ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कैंसर जागरूकता दिवस की जब बात की जाए तो कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसके परिप्रेक्ष्य में, कि अपराधियों की संपत्ति को पता लगाने के लिए ऑपरेशन जिराफ निम्नलिखित में से किस एक सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ऑपरेशन जिराफ की जब बात की जाए तो ये बेसिकली हमारे यहां पर चालू देखने को मिलता है। तो किस एक राज्य सरकार के द्वारा इसे चालू किया गया। मुख्यतः हमने कल कई सारे ऑपरेशन के बारे में चर्चा किया था, जैसे आपका नाम आता है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान यह संबंधित किससे था, तो यह संबंधित था कि जो बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं उनको क्या करना, उन्हें खास करके यहाँ पे एड ऑन करना, किस एक परिप्रेक्ष्य में, उनके परिवार से मिलाना। इवन ऑपरेशन सवेरा यह किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था ऐसे दंपत्ति से जो बुजुर्ग हो चुके हैं जिनके परिवार के घर वाले लोगों ने क्या किया है, उनको घर से बाहर निकाल दिया है। साथ ही साथ ऑपरेशन सवेरा के अलावा ऑपरेशन जागृति, जागृति की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या था, जागृति का मतलब था महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यह इससे संबंधित था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑपरेशन लंगड़ा यह किससे संबंधित था, पैर में गोली मार देना अगर इसकी बात की जाए। ऑपरेशन पाताल लोक यह किससे संबंधित था, तो ऑपरेशन पाताल लोक की जब बात की जाए तो यह संबंधित था हमारे यहाँ पे उनसे जो खास करके कह सकते हो कि कुख्यात अपराधी थे, छिपे हुए हैं। इवन आप कह सकते हो इसी परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन जब हम बात करते हैं किसके रूप में, एक नाम था क्या बोलते हैं उसे, ऑपरेशन नाकेल। ऑपरेशन नाकेल की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या था, नकली वाहनों का पता लगाना। तर्ज की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन तिनेत के रूप में। तिनेत का मतलब क्या था
कि वही सीसीटीवी वगैरह लगाना। इवन आप कह सकते हो कि इसी संदर्भ में ऑपरेशन दृष्टि का भी नाम आता है, जहां पे सीसीटीवी वगैरह लगाना, और सीसीटीवी लगाने वगैरह के अलावा अगर देखा जाए तो वही ऊपर वाला देख रहा है। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो अलग अलग ऑपरेशन हमारे यहाँ पे चालू किए गए हैं। ऑपरेशन जिराफ का जो संबंध था वो ये था कि बहुत सारे जो अपराधी वर्ग से संबंधित व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अकूत संपत्ति को बना लेते हैं। तो उस संपत्ति को जब्त करना और उसे एक तरीके से कुर्की करना या फिर उसे समाप्त कर देना। हाँ, मजनुआ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, मजनुआ माई मरिए जाई। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मजनू का भी नाम ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मजनू चालू किया गया था किस एक नाते, तो जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी से सड़क पर चला जाता है और ऐसे सर नीचे करके जाता है, वो इधर उधर देखता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑपरेशन मजनू चालू किया गया था। ठीक है, चलो कहाँ की बात चल रही है। भारतीय वायुसेना अपना 91वां स्थापना दिवस किस एक शहर में आपका आयोजित करता है। भारतीय वायुसेना की जब बात की जाए तो इसका 91वां स्थापना दिवस आपके आयोजित किया जाता है लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से आप भी कह सकते हो कि 91वां स्थापना दिवस मनाया, और ये पहली बार कह सकते हो कि कहीं शहर से बाहर इन्होंने मनाया था। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पहली बात वायुसेना दिवस कब होता है, तो आप भी जानते हैं ये 8 अक्टूबर को आपका आयोजित किया जाता है। कहां पे आयोजित किया गया था, तो ये मुख्य रूप से आप भी जानते हैं आपके प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ था, और बड़े लेवल पे यहां पर इसका एयर शो वगैरह आयोजित हुआ था। हालांकि इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर की जब बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस है, 4 दिसंबर की जब बात की जाए तो ये नौसेना दिवस है। नौसेना की जब बात की जाए तो नौसेना दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है, और ये क्या है, यह आपके वायुसेना दिवस के रूप में आयोजित होता है। और इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा 15 जनवरी अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, 15 जनवरी की जब बात की जाए तो 15 जनवरी का नाम ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर किसके लिए फेमस है। 15 जनवरी की जब बात की जाए तो ये नाम हमें देख मिलता है हमारे यहाँ पर, खास करके जब हम बात करते हैं थल सेना दिवस के रूप में। किसके रूप में, थल सेना दिवस की जब बात की जाए तो थल सेना दिवस का नाम यहां पे आपको देख मिलता है। तो 15 जनवरी थल सेना होता है, साथ ही साथ 4 नौसेना होता है, और 8 आपके वायुसेना होता है। थल सेना की परिप्रेक्ष्य आपने देखा था कि सेना की परेड भी आपके लखनऊ में निकाली गई थी। तो पहली बार सेना परेड की जब बात की जाए तो ये कहां पे निकाली गई थी, या आपके इसी दिवस में लखनऊ में निकाली गई थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा इसी परिप्रेक्ष्य जब हम बात करते हैं आपके नौसेना के परिप्रेक्ष्य, तो ध्यान रखिएगा नौसेना का एक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पे, हमारी यूपी के राजधानी लखनऊ में। तो नौसेना संग्रहालय कहां पे होगा, तो आपके लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हमने पीछे बताया भी था कि आईएनएस गोमती, तो आईएनएस गोमती की जब बात की जाए तो पहली बार इसको संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे, जब आप गोमती रिवर फ्रंट की बात करते हैं तो वहां पर इसकी स्थापना होगी, और यह संयोग से देश के अंदर पहला संग्रहालय आपको देख मिलेगा। क्लियर। सरप्रार नहर क्या है, सपरार नहर की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस एक जिले में आपको देखने को मिलता है। ये चंदौली में होता है, जनौल में होता है, झांसी में होता है, या फिर आपके प्रयागराज में। एक्चुअली हमारी यूपी में आपने कई सारे नामों को सुना होगा, खास करके अगर देखा जाए तो नहरों का प्रदेश किसे कहा जाता है, नहरों का जिला जो आपका बोला जाता है वह हमारे यहां पर बोला जाता है ललितपुर को। ललितपुर को खास करके आपने सुना होगा, इसे बोला जाता है डैम सिटी ऑफ एशिया। क्या, डैम सिटी ऑफ एशिया, अर्थात एशिया में बांधों का शहर। डैम सिटी ऑफ एशिया की जब बात की जाए तो यह आपके ललितपुर को बोला जाता है। लेकिन ललितपुर के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और लोकेशन है जहां पर क्या होता है, खास करके आपके नहर वगैरह स्थापित किए गए हैं। तो खास झांसी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि झांसी में क्या है, सपरार नहर आपको देखने को मिल जाता है। वैसे नामों की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा झांसी के अंतर्गत आपने सुना होगा माता टीला बांध के बारे में, और माता टीला बांध की जब बात की जाए तो माता टीला बांध, या जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई बांध के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। खासा रानी लक्ष्मीबाई बांध के अलावा आपने कई बार सुना होगा सुकमा डुकमा बांध के बारे में, सुकमा डुकमा बांध, और सुकमा डुकमा बांध के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको देख मिलता है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध, परीक्षा बांध के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आप कह सकते हो कि आपका राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट बांध की जब बात की जाए तो यह भी आपको देख मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, माता टीला बांध की जब बात की जाए तो इसी के माध्यम से एक नाम आपने सुना होगा, सर यू हैव taught पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बट यू हैव नॉट taught,
हम ना समझे भैया, इतना अंग्रेजी हमारा कमजोर है, ठीक है। एक तो कह रहे हो कि यू हैव टाट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बस यू हैव नॉट टाट। पुलिस के बारे में कोनो किताब उताब के बारे में चर्चा करे हो का, या फिर पुलिस के बारे में कुछ करे हो? इतना पुलिस शब्द तो हम समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहा जाए तो मतलब वह हो गए, मतलब प्रशासन व्यवस्था ना। खैर चलो, जो भी है ये चैनल में जाके एक बार देख लो, क्या लिखा है, पुलिस विभाग और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। अगर यहाँ में आपका व्यवस्था मिल जाता है तो अच्छी बात है, बाकी आपका अंग्रेजी अगर है तेज तो ठीक है, हमारे हिंदी इतने है, इतना में हम जानते हैं कि पुलिस विभाग और पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। नाम आता है कि किस एक जनजाति का प्रमुख नृत्य हमें कर्मा के रूप में दिख मिलता है, ठीक है। कर्मा की जब बात की जाए तो कर्मा का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। कर्मा नृत्य की जब बात की जाए तो कर्मा नृत्य हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। ये नाम संबंधित हो जाता है खरवार, थारू, बुक्सा या फिर इनमें से कोई नहीं। आज इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कर्मा नृत्य जो संबंधित है वह आप भी जानते हैं खरवार के माध्यम से, क्योंकि खरवार जनजाति जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि खैर नाम का एक पौधा होता है जिससे हमें क्या होता है, कत्थी की प्राप्ति होती है, कत्थी की प्राप्ति होती है, और इसी परिप्रेक्ष्य हम इसे क्या नाम देते हैं, खैरवार नाम दे देते हैं। खैरवार या कई बार खरवार भी नाम दे देते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इस कत्थी को निकाल करके इसका व्यापार करते हैं। तो व्यापार करने के परिप्रेक्ष्य में इनका नाम देखने को मिल जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा गांव देहात में, हमारे गांव में क्या होता है, पुराने समय में, अब तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, पुराने समय में आते थे नेपाल के लोग, तो वो लोग क्या करते थे, 4-6 ठू ऊनी कम्बल रखे थे और थोड़ी सी गांधी रखे रहते थे, और उसके बाद करते थे, गानी ले लो गानी, गानी ले लो गानी, नेपाल वाली गानी। तो उनकी गांधी बिक जाती थी और साथ ही साथ कंबल भी बेच लेते थे। तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो इसी तरीके से ये लोग जो रहते हैं, क्योंकि जनजातियों का जो मुख्य मंतव्य है आप भी जानते, कहीं बसावट एरिया तो होता नहीं है, तो इस दशा में क्या होता था, इनकी जब बात की जाए तो ये इधर उधर घूमते टहलते रहते थे, तो जहीं पे गए वहीं पे रुक करके अपना व्यापार करना चालू हो जाता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में खरवार की जब बात की जाए तो इन्हीं के माध्यम से यह देख मिलता था, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पर नाम आता है कि धानीपुर हवाई अड्डा, यह उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में आपको देखने को मिल जाता है, क्या है, हमारे यहाँ पर धानीपुर हवाई अड्डा। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से हो जाता है, ठीक है। यह लखीमपुर खीरी में होता है, सोनभद्र जिले में होता है, या फिर आपके हरिगढ़ में पड़ता है, या फिर आपके गाजीपुर जिले में पड़ता है। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो धानीपुर हवाई अड्डा, अगर इस बिंदु की बात की जाए तो ये समझ होता है, तो हवाई अड्डे के रूप में खास ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में तो कई सारे हैं, खास करके आज अगर देखा जाए तो आपके 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक आपके लखनऊ में पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं चौधरी चरण सिंह मौसी हवाई अड्डा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने बनारस का नाम सुना होगा, बनारस में खास करके लाल बहादुर शास्त्री के नाम से बाबतपुर हवाई अड्डा। बाबतपुर के अलावा अगर देखा जाए तो आपने एक नाम सुना होगा कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा अभी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पे अभी अयोध्या की जब बात की जाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नगरी के परिप्रेक्ष्य तो महर्षि वाल्मीकि के नाम से यहाँ पर एक हवाई अड्डा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक आपके उन्नाव में स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम देखने मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य, धानीपुर हवाई अड्डा। तो धानीपुर हवाई अड्डा कहाँ से पड़ता है, तो ये पुनः ध्यान रखिएगा, यही जो आपके हरिगढ़ है अर्थात अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ का हवाई अड्डा लोकल भाषा में इसको धानीपुर हवाई अड्डे के रूप में नाम दिया जाता है। वैसे एक नाम ध्यान रखिएगा, हरिगढ़ की बात चलिए तो यहीं पे पड़ोस में पड़ता है हाथरस, और हाथरस की बात की तो हाथरस एक जिला एक उत्पाद योजना में हींग उत्पादन के लिए क्या चुना गया है, आपके हाथरस को चुना गया है। और हरिगढ़ की जब बात की जाए तो ये किसके लिए है, तो ताला उत्पादन की जब बात की जाए तो ताला उत्पाद के लिए आपके हरिगढ़ या फिर अलीगढ़ को आपका क्या किया गया, चुना गया है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, किस परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में अमरूद का उत्पादन नहीं किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा किसकी बात चल रही है, यहां पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित हो जाता है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देखने को मिल जाता है।
किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अमरूद उत्पादन बेसिकली होता है अयोध्या में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में या फिर आपके हमीरपुर में। मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि आज अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम होता है अमरूद का उत्पादन। देखिए हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने 3 फल पट्टी के बारे में सुना होगा। 3 फल पट्टी पड़ती हैं और 3 फल पट्टी की जब बात की जाए तो 3 फल पट्टी जो संबंधित होती है, एक तो नाम आपने सुना होगा जो प्रयागराज के संबंधित लोकेशन में पड़ता है, जहां पे आपने कई बार सुना होगा, खास करके जिसको हम एक कृषि निर्यात जोन के रूप में भी नाम देते हैं। तो एक आपने नाम सुना है प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में पड़ता है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज का फल पट्टी जोन जो है वो आपके अमरूद के लिए फेमस है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा सहारनपुर लोकेशन के बारे में। तो सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये किसके लिए जाना जाता है, तो सहारनपुर ये जो मुरादाबाद, मेरठ, ये सारे लोकेशन ये आम निर्यात के लिए। और फिर एक आपका नाम होता है लखनऊ वाला, लखनऊ, मलिहाबाद, बाराबंकी, ये सब किसे हैं, तो ये आपके आम से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो निर्यात जोन के रूप में ध्यान रखिएगा, आगरा का नाम आपने सुना होगा, यहाँ से क्या होता है, आलू का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा लखनऊ का नाम आपने सुना होगा, लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ में आपने सदैव सुना होगा, यहाँ पे आम का उत्पादन होता है और आम निर्यात होता है। और सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी आपके आम निर्यात के लिए जाना जाता है। अच्छा, लखनऊ का आम जो निर्यात होता है वह आपके काकोरी ब्रांड से होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगरा का जो आलू निर्यात होता है वह आपके ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। तो ये अलग अलग नाम आपको दिखते हैं। बहरहाल अमरूद उत्पादन कहाँ पे नहीं होगा, तो सीधे शब्दों में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के उस मुख्य लोकेशन में अमरूद होता है जो प्रयागराज के आसपास के संबंधित क्षेत्र होते हैं। तो प्रयागराज की बात की जाती है, अयोध्या की बात होती है, कौशाम्बी की बात होती है, यहाँ पे तो उत्पादित होता है। ये जो हमीरपुर लोकेशन है, क्योंकि ये बुंदेलखंड का लोकेशन है, तो बुंदेलखंड के लोकेशन में इसका नाम देखने को नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सूफिया जी आपने। हमारे यहाँ पर बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का जो लंगड़ा आम है, खास अगर देखा जाए तो यह आपको काफी चर्चित देख मिलता है क्योंकि इसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। लंगड़ा आम की उत्पत्ति जो मानी जाती है, तो कई बार कहा जाता है यूं तो कोई लंगड़े से इश्क नहीं करता, लेकिन वही है कि आम है तो सभी पसंद करते हैं। बहरहाल अगर हम अपने यहाँ पे बात की तो बताया जाता है कि एक ऋषि हुआ करते थे जो चल नहीं पाते थे सही से, लंगड़े थे, भगवान शिव की आराधना करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बनारस के जो राजा थे उन्होंने अपने आसपास के एरिया में एक आम का पौधा लगवाया और ये कहा कि महोदय आपको इसका देखभाल करना है। तो ऋषि महोदय ने इतना काम किया कि उसका देखभाल किया और भगवान से प्रार्थना भी की, हे प्रभु आम का पौधा अच्छी तरीके से लगे और पहला जो फल होगा वो आपको चढ़ाया जाएगा। तो वहीं से उसका एक नाम निकल के आता है कि कोई यहाँ पे ऋषि ने क्या किया, उसकी देखभाल करी और उसके नाते इस आम की वैरायटी पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंगड़ा आम बनारस से समित है। अच्छा, स्टाइल की जब बात की जाए तो स्टाइल आपके किससे समित है, स्टाइल आपके सहारनपुर से पड़ता है। ठीक है, सहारनपुर में स्टाइल पड़ता है। और रटौल का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि रटौल की जब बात की जाए तो यह बागपत से समित है और बागपत वाले आम को भी क्या है, हमारे यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग आपके रटौल बागपत को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो लखनऊ में कौन मिलता है, लखनऊ में दशहरी, मलिहाबादी का नाम आपने सुना होगा, तो मलिहाबादी का भी नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, यह प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। आज हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किस एक परिप्रेक्ष्य है, आमों की जब बात की जाए तो आमों की विशेष वैरायटी में खास करके जब हम बात करते हैं तो एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, आम्रपाली। आम्रपाली जी की जब बात की जाए तो इनका जो मिश्रण है वह किन दो माध्यमों में आपको मिलता है, तो आपने कई बार सुना होगा दशहरी, और दशहरी के अलावा नीलम की जब बात की जाए तो दशहरी और नीलम दो आमों का मिक्सअप हमें आम्रपाली के रूप में दिख मिलता है। अच्छा, एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आमों के लिए कई बार आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं एक इसकी बौनी प्रजाति, बौनी प्रजाति नहीं बल्कि बीज विहीन प्रजाति, उसे क्या नाम देते हैं, सिंधु। तो सिंधु विश्व की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बीज विहीन प्रजाति के रूप में जानी जाती है। बीज विहीन का मतलब ध्यान रखिएगा, सामान्यतः आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीज विहीन का मतलब होता है कि आम में गुठली पाई जाती है, इसमें कोई गुठली नहीं मिलती है, अर्थात जिसके पास दांत नहीं होगा, खोड़ा आदमी को दे देगा, निपटा देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पहली वैरायटी जो बीज विहीन के रूप में जानी जाती है। अच्छा, आम की जब बात की जाए तो आम के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, आम में एक नाम काफी चर्चा में रहता है, टपका। आपने देखा होगा जब आम पक जाता है तो वह टपक जाता है, गिर जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यह टपका किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा टपका जो संबंधित है वह आम के फसल पकने का अंतिम चरण माना जाता है। और आम की ही जब बात की जाए तो आम पे आपने सुना होगा एक बीमारी लगती है जिसमें काले कलर का धब्बा भी आ जाता है, उसका नाम हम भूल पा रहे हैं। वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो
बोरान की कमी के कारण होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहरहाल आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वन संसाधन कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हमें देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। ठीक है, आज यूपी की जब बात की जाए तो यह नाम समझ होता है। आपने छोड़ क्यों दिया? हम छोड़ दिए, हमारी मेहरुआ कह रही थी छोड़ दो, छोड़ दिए, बात खत्म। कोनो दिक्कत है? पढ़ ही लेते हो महाराज, 50 दिन वही चीज। जिस चीज से हमारा नहीं मतलब है, जिस चीज से हमारा मन खिन्न है, उसको बार बार काहे पूछते हो? कोई लॉजिक बनता है? उत्तर प्रदेश में वन संसाधन, अगर यूपी की जब बात की जाए तो इसका संबंध होता है। नो डाउट यार, वहीं से हम सारी चीजें सीखे हैं, उसके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन उसके द्वारा किया गया व्यवहार हमारे लिए बहुत निंदनीय होता है। बस वही है, एक व्यक्ति के रूप में हम थोड़े से बहुत रिजिड हैं कि खुल के नहीं कहते हैं। अच्छी बात है, सबकी अपने सामने आती है, हम इतने जानते हैं। व्यक्ति को अपना रास्ता चुन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बस यही सत्य होता है। ठीक है, तो उसकी तरफ ना ही इशारा करें तो बहुत बेहतर रहता है। जैसे होता ना कि एक प्रेमिका होती है, ना, जब तक आपकी प्रेमिका रहती है तो बिल्कुल दिलो जान से आप चाहते हैं, कि उसके लिए अगर वो कह देना तो तारा तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, कहीं तो रात में चोरी कर लाएं उसके लिए। ठीक है, लेकिन वही प्रेमिका जब किसी दूसरे के साथ ब्याह के चली जाती है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है। आप उसका मुंह देखना ना पसंद करते हैं, और शायद वो प्रवृत्ति अभी हमारे अंदर है। ठीक है, तो उस चीज़ को बार बार ना कुदेरा करें, क्योंकि हर्ट होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य में वन संसाधन कुल कितने क्षेत्रफल का देखने को मिलता है? ये नाम संबंधित है 3.08%, 9.23%, या 6.15%, या फिर आपके 7.24%। इसका नाम कितना होता है? तो मुख्य रूप से वन संसाधन, अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंध हमें देख मिलता है। खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं, आज अगर हम वन संसाधन की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो वन नीति लाई गई थी, ठीक है, वन संसाधन की जब बात की जाए तो जो हमारे यहाँ पर वन नीति लाई गई थी, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि वन संसाधन जो रखा गया था, वो रखा गया था कि 33% क्षेत्रफल पे हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे वनों को रखेंगे। ठीक है, 33% क्षेत्रफल पे हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे, वनों को रखेंगे। और मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि हमने यही बात रखी कि कुल क्षेत्रफल का क्या करेंगे, 1/3, कुल क्षेत्रफल का 1/3 हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे वनों के रूप में कवर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 1/3 क्षेत्रफल पे हम वन रखेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर वनों की मात्रा तो इतनी नहीं है। क्यों, ऐसे कैसे पता चली? हमारे यहाँ पर एक वन रिपोर्ट आती है, किसके द्वारा? खास करके वन सर्वेक्षण संस्थान। तो वन सर्वेक्षण संस्थान की जब बात की जाए, जो देहरादून में पड़ता है, उसके माध्यम से क्या होता है, यह रिपोर्ट आपके निकाली जाती है। और इस रिपोर्ट की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या है, 6.15%, कितना, 6.15% क्या होता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक नाम ध्यान रखिएगा, किस एक प्रवृत्ति के रूप में, खास करके वन सर्वेक्षण संस्थान के अनुसार जब हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र का नाम यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र के परिप्रेक्ष्य में किससे समेत होता है, सोनभद्र के रूप में। सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम यहाँ पे प्रमुख रूप से देख मिलता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वन होता है। और भदोही की जब बात की जाए तो भदोही में क्या होता है, भदोही में सबसे कम क्या हो जाता है, यह नाम देखने को मिल जाता है। वन संसाधन कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, सही तो है? ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य में वन संसाधन कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर, यूपी के परिप्रेक्ष्य में वन संसाधन कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम 6.15%। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर आपको दिख मिलती है। आज अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की कुल लंबाई 296 किलोमीटर होती है। आज अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम संबंधित होता है, यह नाम संबंधित हो जाता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में, या फिर आपके बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में, या फिर आप यहीं पे कह सकते हो इनमें से कोई नहीं। खास अगर देखा जाए तो यह संबंधित हो जाता है। लंबाई के परिप्रेक्ष्य 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर की जब बात की जाए तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड का संबंध क्या है। बुंदेलखंड के बारे में आपने सुना होगा, ये कहां से कहां तक कनेक्ट करती है, तो ये आपके इटावा से कनेक्ट करती है, और इटावा से लेकर के चित्रकूट तक का क्या होता है, इसका पूरा पूरा विस्तार आपको दिख मिलता है। ठीक है, इटावा से चित्रकूट की जब बात की जाए तो इटावा से लेकर के चित्रकूट तक का इसका पूरा पूरा विस्तार हो जाता है। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, यहां पे कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। अभी आपने सुना होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को क्या किया जाएगा, आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, और इसके लिए ही अभी सरकार ने क्या किया है, एक लिंक एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया है। ठीक है, लिंक एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो लिंक एक्सप्रेसवे को यहां पर अनाउंस किया है, और इस लिंक एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, किस एक परिप्रेक्ष्य में करीब करीब 50 किलोमीटर का यह लिंक एक्सप्रेसवे अभी आपका डेवलप किया जाएगा। तो 50 किलोमीटर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देख मिलता है। कहा जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत किस एक मैदानी जनपद में सबसे कम वर्षा आपको दिख मिलती है। क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबसे कम वर्षा आपको देखने को मिलती है, और ये नाम संबंधित आपको देख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, इलाहाबाद में, देवरिया में, या फिर आपके मथुरा में, या फिर आपके बलिया में। क्लियर, हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, किस एक परिप्रेक्ष्य में सबसे कम वर्षा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा का संबंध क्या है। वर्षा आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तरी मानसून के माध्यम से, खास करके पूर्वी मानसून, पूर्वा मानसून की जब बात की जाए तो पूर्वा मानसून के माध्यम से हमारे यूपी में बरसात होती है, जिसके परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये कब से कब तक होती है, तो ये हमारे यहाँ पर जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीना, ठीक है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक ये पूरा विद्यमान रहती है। आज जुलाई की जब बात की जाए तो जुलाई के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो बरसात होती है वह कब होती है, तो सर्वाधिक बरसात का नाम ध्यान रखिएगा, यह हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको मिलती है आपके जुलाई महीने में। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर बात आती है न्यूनतम वर्षा कब होती है, तो न्यूनतम वर्षा का नाम ध्यान रखिएगा, यह हमारे यहाँ पे जो देख मिलती है, सबसे अधिक वर्षा जुलाई में होती है। बात आती है सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है वो आपने सदैव सुना होगा गोरखपुर का नाम। ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बरसात होती है 187 सेंटीमीटर, जबकि हमारे यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, और इसकी जब बात की जाए तो ये कहां पे होती है, यह आपको देख मिलती है मथुरा में। मथुरा की जब बात की जाए तो यहाँ पर कितना 54.4 सेंटीमीटर बरसात। ठीक है, 54.4 सेंटीमीटर की जब बात की जाए तो ये बरसात आपको दिख मिलती है, सबसे कम बरसात कहां पे आपको दिख मिलती है, तो ये खास ध्यान रखिएगा, आपके मथुरा में प्रमुख रूप से दिख मिलती है सबसे कम बरसात। ठीक है, सबसे कम बरसात की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। एक नाम आता है कि राज्य सरकार की जब बात की जाए तो राज्य सरकार की आय का जो सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होता है, केंद्र के उत्पाद शुल्क के माध्यम से, व्यापार कर के माध्यम से, पंजीकरण शुल्क से, या फिर जमीन की मालगुजारी से। अर्थात सरकार की जब बात की जाए तो सरकार का जो राज्य का एक राजस्व प्राप्त होता है वह किस एक माध्यम से हमें देख मिलता है। सरकार में राज्य के राजस्व का जो एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समझ होता है। अभी आपने देखा भी था कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो राज्य सरकार का जब बजट आपका अनाउंस किया गया तो बजट के अंदर ये बात कही गई कि हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, रुपए का हिस्सा, वह कैसे प्राप्त होता है, तो वह होता है आपके व्यापार कर से। अर्थात सरकार क्या करती है, व्यापार करती है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस माध्यम से इसको पैसा ज्यादा प्राप्त होता है। इवन आप कह सकते हो व्यापार के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की जो सहायता है जीएसटी, तो उससे अनुदान भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। लेकिन सरकार का खर्च कहां पे होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नौकरी पेश लोगों को वेतन देने के मामले में क्या होता है, सरकार का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो होता है खर्च होता है। और दूसरे नंबर पे खर्च कहां होता है, तो आप भी जानते हैं पेंशन के मामले में। ठीक है, पेंशन की जब बात की जाए तो पेंशन देने के मामले में क्या होता है, सरकार का एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो आगरा नहर है, यह आगरा नहर ओखला के अंतर्गत आपको दिख मिलती है। ठीक है, आगरा नहर की जब बात की जाए तो वह आपके ओखला के परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलती है। खासा अगर देखा जाए तो गंगा, यमुना, शारदा या फिर आपके रामगंगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो यह सम्मिलित होता है हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में, क्या नाम होता है, खास करके आगरा नहर। आगरा नहर की जब बात की जाए तो यह सम्मिलित आपको देख मिलता है। आगरा नहर बेसिक अगर देखा जाए तो ये क्या है, अच्छा, आगरा नहर नाम से पता चलता है कि आगरा से निकाली गई है। बार बार कहते हैं कि ये आगरा से नहीं निकली है, ध्यान रखिएगा, ये जो निकाली गई है ये निकाली गई है गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो वहां से निकाली गई है। हाँ, इसकी जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर से निकाल करके इसको आगरा तक भेजा गया है।
और इसकी जो संकल्पना है वह किससे समित होगी, तो ये ध्यान रखिएगा यमुना नदी के ऊपर आधारित है। तो यमुना नदी की जब बात की जाए तो यमुना नदी चूंकि आप भी जानते हैं दिल्ली के बाद गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर से निकाली गई है, आगरा तक ये जाती है। और चूंकि आगरा मथुरा लोकेशन की जब बात की जाए तो इससे क्या होता है, इसको लाभ होता है, तो इसी कारण से इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, आगरा नहर के रूप में नाम देते हैं। तो आगरा नहर का नाम ध्यान रखिएगा किस एक परिपेक्ष में खास करके यह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तराई की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है फैजाबाद के रूप में, सहारनपुर के रूप में, पीलीभीत के रूप में, या फिर आपके गोरखपुर के रूप में। कौन सा लोकेशन ऐसा है जो तराई क्षेत्र में नहीं आता है। तराई की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में कौन सा लोकेशन आपको नहीं देख मिलता है। तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में कौन सा लोकेशन आपका अवस्थित नहीं है। अच्छा, एक काम करिएगा, अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी यहाँ पे साझा कर दीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा लोकेशन नहीं आता है। ठीक है, तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में कौन सा लोकेशन नहीं आता है। अब आप भी जानते हैं पहली पट्टी यही तराई क्षेत्र में आती है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा भांवर होता है, नीचे वाला तराई होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन नहीं शामिल होगा, तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में कौन शामिल नहीं होगा। गोरखपुर शामिल है, सहारनपुर शामिल है, फैजाबाद शामिल है, पीलीभीत शामिल है, तो बचा कौन, बचा आपका सहारनपुर। क्योंकि सहारनपुर की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ये क्या होता है, ये भांवर का हिस्सा होता है। ठीक है, भांवर की पट्टी का हिस्सा होता है। जो पीलीभीत लोकेशन है, पीलीभीत से इसकी शुरुआत हो जाती है और पीलीभीत के बाद आपका क्या होता है, ये हिस्सा आपका कवरअप होता है, जहाँ पे फैजाबाद, गोरखपुर, अयोध्या इन सब की बात की जाए तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर क्या होगा, इसके अंतर्गत आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये इसके अंतर्गत इसमें शामिल नहीं होता है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा भी है का, हमें गड़बड़ है। देखिए, आपका कहना भी जायज है, फैजाबाद नहीं है आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही मान लेते हैं। ठीक है, चलो फैजाबाद को ही टिक कर देते हैं इसके अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि सहारनपुर होना चाहिए। बहरहाल फैजाबाद की अगर बात की जाए तो फैजाबाद क्या होगा, फैजाबाद मिडिल में है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, फैजाबाद कहाँ हो जाता है, फैजाबाद यहाँ पे है। लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या इन सब की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है। ठीक है, तो फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद क्या है, फैजाबाद आपके बीच में हो जाता है, ये तराई में नहीं आएगा। वैसे भांवर और तराई हिस्से की जब बात की जाए तो उसमें आपके सहारनपुर, पीलीभीत, गोरखपुर ये सब आपके शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक कृषि विभाग स्थापित किया गया है। क्या है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक कृषि विभाग स्थापित किया गया है। यह कब आपका स्थापित किया गया, यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक क्या किया गया है, कृषि विभाग की स्थापना की गई है। और इस कृषि विभाग के रूप में हम नाम दे पाते हैं किस एक नाम से, 12 अप्रैल 1920 को, या फिर 4 जनवरी 1920 को, या फिर 14 मार्च 1920 को, या फिर आपके 1 मई 1920 को। तो यह नाम सम्मिलित होता है। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब अंग्रेजी सत्ता हुआ करती थी तो अंग्रेजी सत्ता ने क्या किया, जब ये बात समझ लिया कि यहाँ के लोगों का जीविका का जो एक विशेष साधन है वो खेती बाड़ी ही है, और खेती बाड़ी में वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी तो करते ही करते हैं लेकिन साथ ही साथ पशुपालन वगैरह भी करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक संयुक्त रूप से क्या किया, कृषि विभाग स्थापित किया। लेकिन ये जो कृषि विभाग स्थापित किया इन्होंने, यह 1975 में स्थापित किया। एक केंद्रीय कृषि विभाग की स्थापना 1975 में इन्होंने कर दी। लेकिन समय समय पर क्या होता रहा, इनमें नई नई चीजों को बनाते रहे। तो 1920 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पशुपालन, मछली पालन सब एक साथ नहीं होगा, हम इसको अलग करते हैं। तो शुद्ध रूप से अलग करते हुए 1 मई 1920 को कृषि विभाग अलग से कर दिया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कृषि से संबंधित गतिविधियां इसमें आपके शामिल हो जाती हैं। अलग अलग चरणों में और भी चीजें ऐड की गई, जैसे 1944 में हमारे यहाँ पर पशुपालन विभाग स्थापित किया गया।
आपने इसी परिप्रेक्ष्य में सुना होगा 1935 में, जहां पे आपका वन विभाग की जब बात की जाए तो वन विभाग वगैरह आपका स्थापित किया गया। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपके 1966 में जब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, खास करके मत्स्य विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, तो मत्स्य विभाग की जब बात की जाए तो यह स्थापित किया गया। तो अलग अलग चरणों की जब बात की जाए तो अलग अलग चरणों में क्या होता है, यह आपके स्थापित किया जाता है। वन विभाग 1935 से ध्यान रखिएगा। 1974 वाला जो है वो वन निगम है। 1974 अगर आपको याद आ रहा है तो वो ध्यान रखिएगा, वो वन निगम है, वन निगम। क्योंकि एक्चुअली सीन क्या था ना, वनों को राजकीय संपत्ति 1934 में घोषित कर दिया गया था, जिसका पूरा पूरा मंतव्य था कि वनों के ऊपर सरकार का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कपटाई करने लगे थे, तो उसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो उस नाते 1934 में वनों को राज्य संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात की जाए तो एक नाम सम्मिलित होता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में ये जो रेणुकूट नाम का लोकेशन है, एल्युमिनियम संयंत्र आपको दिख मिलता है। लेकिन इस एल्युमिनियम संयंत्र को क्या किया जाता है, बिजली मिलता है। यह बिजली कहां से मिलती है, एल्युमिनियम संयंत्र को बिजली प्राप्त होती है, यह बिजली कैसे मिलती है। अगर इसकी बात की जाए तो यह है सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना से, रिहंद बांध परियोजना से, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खासा अगर देखा जाए तो ये संबंध किससे होता है, तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे यही जो रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको कई बार आपने सुना भी होगा, हम लोग नाम देते हैं अपने यहाँ पे गोविंद सागर परियोजना, गोविंद सागर परियोजना। तो गोविंद सागर परियोजना की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इसी नाम से संबंधित इसका नाम होता है। क्योंकि ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से क्या हो जाता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब बात की जाए तो उनके नाम से संबंधित यह योजना आपको दिख मिलती है, रिहंद परियोजना। खास करके आपने सुना भी होगा, ये रिहंद नदी के ऊपर आधारित है। तो रिहंद नदी की जब बात की जाए तो रिहंद नदी के ऊपर आधारित यह योजना आपकी हो जाती है, और इसी परिप्रेक्ष्य में रेणुकूट का जो लोकेशन है वहां पे बिजली वगैरह से प्राप्त हो जाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के माध्यम से इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आपके पारित किया गया। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, इसी के बाद हमारे यहाँ पर एक जरूरत हो गई कि हमें जितने भी हमारे यहाँ पर जानवर होते हैं उन जानवरों को क्या करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। और इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, खास करके हमारे 1976 की जब बात की जाए, जब 42वां संविधान संशोधन होता है, तब क्या किया जाता है, ये जो वन और वन जीव होते हैं उनको क्या किया गया, उनको शुद्ध रूप से हमने समवर्ती सूची में डाल दिया था। तो समवर्ती सूची में इसे डाल दिया जाता है। इससे पहले कहां पे था, तो इससे पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेणुकूट मिर्जापुर में नहीं है, सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, उसमें लिखा है तो गलत लिखा है। चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, सरकार के माध्यम से इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आपका पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था कब आपके, आप भी जानते हैं एक्ट जो पारित हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में, जिसका पूरा पूरा संदर्भ था कि वनों को संरक्षित करने के लिए हम कैसे उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 1973 की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। और यहीं पर अगर देखा जाए प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी की जब बात की जाए तो यह कब लाया गया, तो यह 1992 में लाया गया, यह 1973 में लाया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है किस परिप्रेक्ष्य में, बिरोजा और तारपीन के तेल। कहा जा रहा है कि बिरोजा और तारपीन के तेल को अगर हम बनाते हैं तो ये किस चीज से बनाई जाती है। ठीक है, बिरोजा और तारपीन के तेल की जब बात की जाए तो यह विशेषतः बनाई जाती है। ठीक है, बिरोजा और तारपीन के तेल की जब बात की जाए तो यह बेसिकली हमारे यहाँ पर बनाई जाती है। किससे, साल की राल से बनती है, शीशम की राल से बनती है, या फिर खैर की राल से बनती है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे चीड़ की राल से बनती है। तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं ये जो बिरोजा या फिर तारपीन का तेल होता है यह बेसिकली किससे बनाया जाता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए तारपीन की तेल वगैरह, तो पेंटिंग जब आपकी की जाती है दीवार पे,
तो उसी पे इसको बनाया जाता है, मतलब इसी में इसका इस्तेमाल होता है। मुख्यतः आपने देखा होगा तो यह हमारे यहाँ पर जो चीड़ की राल होती है, चीड़ की राल मतलब आप कह सकते हैं चीड़ की राल नहीं होगी बल्कि यह चीड़ की छाल होती है, ठीक है। तो चीड़ की छाल की जब बात की जाए तो इससे संबंधित आपको देख मिलता है, ठीक है। तो चीड़ की छाल की जब बात की जाए तो इससे इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चीड़ की छाल की जब बात की जाए तो चीड़ की छाल खास ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होता है बिरोजा हमारे यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किस एक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाया जाता है। 2023 में एक में विजय कर दिए हैं, मतलब ना समझे। 1992, 1973, 2023 एक में विजय कर दिया है, समझे ना। इसमें कुछ गड़बड़ है का? 71, 70, 73, 72, 72 में तो आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आया था प्रोजेक्ट हाथी, 1992 में आया था, सही तो है। चलो पता नहीं कहा है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे बात करें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये बेसिकली हमारे यहाँ पर पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो वनों की मात्रा पाई जाती है वो 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। पहले क्षेत्र की जब बात की जाए, क्योंकि हमारे यूपी की जो पूरी वन क्वालिटी होती है वह उष्णकटिबंधीय होती है, उष्णकटिबंधीय होती है। इस उष्णकटिबंधीय की जब बात की जाए तो इस उष्णकटिबंधीय के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, खासा आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर क्या होता है बरसात होती है। ये जो रीजन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो मध्य हिस्सा जो है 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर बरसात होती है और यहाँ पे 50 से कम सेंटीमीटर बरसात होती है। तो इस एक अवस्था की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय का नाम होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर बरसात होती है और इस एक परिपेक्ष को हम किस एक नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय नम के रूप में जानते हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हमें लगा ना वो विलय अब हम पढ़ पाए हैं, वो बार बार लिख रहे थे तो हमें लगा विजय कर दिए हैं, विजय कर दिए, तब वही सोचे विजय तो नाम ऐसा हमने ना सुना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि सबको मिला के 2023 में विलय कर दिया है, तो वही विजय, ठीक है। हमें लगा कि विजय तो ऐसा कुछ हमने सुना नहीं था, विलय अब हम पढ़ पाए हैं, विलय, ठीक है सही है। 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मथुरा और आगरा इन नगरों की जब बात की जाए तो यहाँ पे पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना आपके चलाई जा रही है, कौन सी योजना हमारे यहाँ पर खास करके चलाई जा रही है मथुरा और आगरा नगरों में पर्याप्त जल देने के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं बड़े बड़े जो शहर आपके स्थापित किए जाते हैं वो नदी के किनारे ही स्थापित होते हैं और सामान्य दशा में क्या होता है कि यहाँ पर उनको पीने का पानी वगैरह उपलब्ध होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कम पानी की अवस्था में कहीं न कहीं कह सकते हो कि उनको अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हम विशेष परियोजनाओं को चलाते हैं। तो जैसे आपने नाम भी सुना होगा, हमारी यूपी में कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे एक नाम लव कुश बैराज, लव कुश बैराज, इसका संबंध किससे है, तो यह आप भी जानते हैं कि हमारे कानपुर में देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गोमती बैराज, ये किससे संबंधित है, गोमती बैराज की जब बात की जाए तो ये राजधानी लखनऊ में पड़ता है। अच्छा, इसी तर्ज की अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा हमारे ही यूपी में, खास करके जब हम बात करते हैं किसके रूप में, गंगा जल परियोजना, तो गंगा जल का संबंध किससे है, तो ये जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए इस परियोजना को आपके चालू किया गया है। बाकी आगरा और मथुरा की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपके गोकुल बैराज देख मिलता है, क्योंकि गोकुल बरसाना इन सब लोकेशन की जब बात की जाए तो यमुना नदी के ऊपर आधारित इसको बनाया गया है, ठीक है। खासा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी फसल आपकी लगाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी फसल आपकी लगाई जाती है, गेहूं चावल गन्ना या फिर आपके बाजरा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी फसल आपकी लगाई जाती है। नाम की जब बात करें गेहूं चावल गन्ना या फिर आपकी बाजरा। वैसे बाजरा की जब बात की जाए तो बाजरा आप भी जानते हैं आजकल काफी चर्चा में चल रहा है, क्यों, क्योंकि मोटे अनाज के नाते, मोटे अनाज की जब बात की जाए तो इसे मोटा अनाज उपाधि भी दी गई है और मोटे अनाज को हम क्या बोलते हैं, पीएम अन्न के परिपेक्ष क्या बोला गया था, पीएम श्री शायद इसे नाम दिया गया था, पीएम श्री तो नहीं, पीएम श्री तो उससे संबंधित है योजनाओं से, इसे क्या नाम दिया गया था,
मोटे अनाज को क्या नाम दिए थे? पीएम श्री ही बोले थे का? एक बार थोड़ा सा बताइएगा, मोटे अनाज को क्या बोले थे? बहरहाल बाजरा की जब बात की जाए तो उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का होता है। दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का हो जाता है। खासा अभी आपने सुना होगा हमारे आगरा में बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था, ठीक है। बाजरा महोत्सव की जब बात की जाए तो बाजरा महोत्सव आपका आयोजित किया गया था। हाँ, श्री अन्न होता है, ठीक है, वही हम सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ है। श्री अन्न इसे नाम दिया गया था, श्री अन्न, ठीक है। जब आपका पिछला बजट आया था तो उसमें इसे श्री अन्न बोला गया था, ठीक है, बिल्कुल। तो मोटे अनाज के परिपेक्ष में इसका नाम प्रमुख रूप से है। बाकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर अगर हम लोकेशन के आधार पर बात करें तराई क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, चावल ये लगाने की बात आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बोने के लिए तो गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। चावल और गन्ने की जब बात की जाए तो ये लगाने लायक एरिया है, क्योंकि तलहटी एरिया है, नमी वाला क्षेत्र है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते नहीं। लगाते कौन सा है? हम गेहूं लगाते हैं। और अभी इसी कारण से आपने सुना भी होगा कि हम अच्छी खासी मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी कर लेते हैं। वैसे गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, हरदोई। हरदोई जिले की जब बात की जाए तो हरदोई जिले में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका यहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर धान की बात की जाए तो धान का उत्पादन आप भी जानते हैं, चंदौली नाम का जिला, क्यों? क्योंकि चंदौली चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले को हम लोग प्रबुद्ध नगर के रूप में जानते हैं। प्रबुद्ध लोकेशन की जब बात की जाए तो उसका नाम देख मिलता है, उस पर एरिया कहाँ लिखा है? एरिया नहीं लिखा है तो इतना तो थोड़ा सा सर्वाधिक क्षेत्र, क्षेत्र तो यही है महाराज, हे भगवान, एरिया ही लिखा तो है। चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें? प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है जो प्रबुद्ध नगर के रूप में जाना जाता है? खास अगर देखा जाए तो इसका नाम है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत या फिर इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आज वर्तमान सरकार है जो कई सारे लोकेशन का नाम परिवर्तित करी है, तो एक समय काल ऐसा था जब हमारे यहाँ पे मायावती जी का प्रशासन था, तो उन्होंने भी कुछ नए नए नाम परिवर्तित किए थे नए नए शहरों के। हालांकि फिर से आप कह सकते हो कि अब उसके नाम रिलॉव कर दिए गए, मतलब जो पुराना था उसे चेंज करते हुए उसे वर्तमान कर दिया गया। बीच में जो नाम चेंज हुए थे उसे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कई बार चर्चा में ऐसे नाम आते हैं तो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसी नाते जो नाम उस समय परिवर्तित हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा कोई नगर नहीं है जो इसके अंतर्गत आपका शामिल है, तो बचेगा कौन? देखिए एक एक नगर की बात यहाँ पे आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। वैसे हमें कहते हैं कि परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन कई बार चर्चा में रहता है, और कुछ ऐसे डाटा वगैरह होते हैं ना, जब आप सर्च करते हैं कहीं पे जो पुरानी रिपोर्ट वगैरह बनी है तो उसमें यही चीज़ें आपकी अंकित की गई हैं। तो क्या क्या होता है, तो खासा अगर देखा जाए तो हापुड़, हापुड़ पंचशील नगर के रूप में बदला गया था। संभल ये भीम नगर के रूप में, अमरोहा ये ज्योतिबाबाई फुले नगर के रूप में, कानपुर देहात ये रमाबाई नगर के रूप में। खास करके भदोही की जब बात की जाए तो भदोही आपके संत रविदास नगर के रूप में। खास हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस महामाया नगर, कासगंज ये काशीराम नगर, अमेठी ये छत्रपति साहू जी महाराज नगर के रूप में। तो यही क्या हो जाते हैं आपके कुछ नाम हो जाते हैं जो उस टाइम पे परिवर्तित किए गए थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि अब इनमें से कोई ऐसा नगर नहीं है, लगभग लगभग सबके क्या हो गए हैं, पुराने ही नाम, आपके यही वाले नाम लिए जाते हैं, लेकिन बीच में ये नाम परिवर्तित आपको दिख मिले थे, ठीक है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जब बात की जाए तो इनमें लिंगानुपात कितना था? देखिए आपने सदैव पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर लिंगानुपात की जब बात की जाए या फिर ये सेक्स रेशियो, खास करके जहाँ पे हम पुरुष और महिला अनुपात की बात करते हैं, और पुरुष और महिला अनुपात की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो एक नाम आपको दिख मिलता है कि 1000 पुरुष पर खास करके महिलाओं की जो संख्या है वो 912 है। किस में है? ये वयस्कों में है। लेकिन फिर बात आती है हमारे यहाँ पर खास करके बच्चों में कितनी है, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जब बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं अगर इनकी बात की जाए तो इनमें जो आपका एक रेशियो देख मिलता है वह कितना होता है, वह आपको 902 देख मिलता है। तो 902 की जब बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में 902 देख मिलता है। अब अलग अलग कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा, रंजीत जी बिल्कुल आपका सत्य है, 951। कितना? 951 की जब बात की जाए तो 951 क्या होगा, अनुसूचित जनजाति में आपका लिंगानुपात दिख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। जिस दिन इन्हें भी पता चल जाएगा कि कोई आपकी ग्राफी होती है जिसके माध्यम से हम लिंग का पता कर सकते हैं, तो ये लोग भी क्या करेंगे, भ्रूण हत्या की तरफ प्रेरित हो जाएंगे। और इवन आप कह सकते हो कि जनजातियों में अभी प्रकृति को ही भगवान माना जाता है,
तो ये जो पुरुष सत्ता वाला कॉन्सेप्ट है वो भी अभी इनके यहाँ पे नहीं देख मिलता है। ठीक है, तो खास अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 951 की जब बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति को लेकर के ये नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, हमारे ही यहाँ पे काशी विद्यापीठ। आज काशी विद्यापीठ की जब बात की जाए तो उसके संस्थापक के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है, काशी विद्यापीठ। खास अगर देखा जाए तो ये नाम समित है गोविंद वल्लभ पंत से, शिव प्रसाद गुप्ता से, पुरुषोत्तम दास टंडन से, या फिर आपके बाबा रामदास से। काशी विद्यापीठ की जब बात की जाए तो उनके संस्थापक के रूप में यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। काशी विद्यापीठ की जब बात की जाए तो उसके संस्थापक के रूप में जो नाम देख मिलता है वह किससे संबंधित आपको देख मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये विद्यालय स्थापित कब हुआ, तो यह विद्यालय आपके स्थापित किया गया था आपके, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर खास करके बनारस के अंतर्गत, और बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में यह नाम आपको देखने को मिलता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में यह नाम आपको देखने को मिलता है। आज बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इसका नाम देखने को मिलता है। बनारस में यह आपका स्थापित किया गया है। और इस बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप भी जानते हैं शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, 1921 में, सन 1921 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसकी स्थापना की थी। और खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आगे चल करके जब महात्मा गांधी आए थे यहाँ पर इसके उद्घाटन में, तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है। वैसे बनारस की जब बात चली है तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के नाम से क्या है, एक आपको खास करके बीएचयू देख मिलता है। और बीएचयू की जब बात की जाए तो 1916 में स्थापना हुई थी। खासा हर्डिंग की जब बात की जाए तो हर्डिंग ने क्या किया था, इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, और एक नाम और ध्यान रखिएगा, खासा जब हम बात करते हैं संपूर्णानंद के बारे में तो डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से आपने सुना होगा। यहाँ पे क्या है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी देख मिलता है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो यह भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो यह नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में गुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है क्या है, गुड़िया पूर्णिमा मेला की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। आज नाम की पत्रिका, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि ये 1920 से ही आपकी निकाली जाती है बनारस से। गुड़िया पूर्णिमा मेला की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पे, कानपुर में, प्रयागराज में, देवरिया में, या फिर आप कह सकते हो कि यहीं पर आपके मथुरा में। तो गुड़िया पूर्णिमा मेला की जब बात की जाए तो आपकी आयोजित की जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, गुड़िया पूर्णिमा की जब बात की जाए और मेला के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में करीब करीब 2250 से ज़्यादा मेले आपके क्या होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। और 2250 से ज़्यादा मेले आपके आयोजित होते हैं तो मथुरा जिले में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेला 86 मेला आयोजित होता है। तो फिर हमारे यहाँ पर सबसे कम कहाँ पे होता है, तो आपके पीलीभीत में सबसे कम मेला आपका लग जाता है, केवल आपके 2 मेला लगता है। हमारे प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण मेला होता है वह कौन होता है, तो प्रयागराज का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे कुंभ मेला आपका आयोजित होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो गुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ से समित है, तो आप ध्यान रखिएगा आपके मथुरा में पड़ता है। और वैसे मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा के बारे में आप सदैव जानते हैं क्योंकि मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगता है। लेकिन कंसबद्ध मेला की जब बात की जाए तो ये भी आपका यहाँ पे आयोजित होता है। अच्छा, मथुरा में एक मेला बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी आप समझेंगे, होली का टाइम आ रहा है तो होली के टाइम पे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कुछ आयोजन किए जाते हैं जिसमें लट्ठमार होली काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो लट्ठमार होली की जब बात की जाए, इवन आप कह सकते हो कि छड़ी वाली होली, छड़ी मार होली की जब बात की जाए तो छड़ी मार होली, इवन आप कह सकते हो इसी परिप्रेक्ष्य में गुलालो वाली होली, क्या बोलते हैं, गुलालो वाली होली की जब बात की जाए तो गुलालो वाली होली, साथ ही साथ फूलों वाली होली, ये सब बड़े स्तर पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके आयोजित किए जाते हैं। रंगोत्सव की जब बात की जाए तो आने वाले समय में क्या होगा, ये आपको देख मिल जाएगा। ठीक है, खैर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य मिड डे मील कार्यक्रम कब आपका शुरू किया गया था, मिड डे मील योजना की जब बात की जाए तो यह बेसिकली हमारे यूपी में चालू किया गया था। नाम आता है 1994, 1996, 1992 या फिर आपके 1995 के अंतर्गत। खास अगर देखा जाए तो आज यूपी के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं मिड डे मील, अब इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया पीएम पोषण। ठीक है, 2022 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे पीएम पोषण इसे नाम दिया गया है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, आप भी जानते हैं 1995 से किया गया था। लेकिन शुरुआती चरण की बात की जाए तो पहले चरण में ये केरल से शुरू हुआ था और केरल के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि अब ये यूपी में भी लागू किया गया। खास अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत अभी आपने सुना होगा हमारे अब अलग अलग राज्यों में हार्ट कुक्ड योजना का भी शुरुआत किया गया है।
हार्ट कुक्ड फूड योजना की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे यूपी में अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका पूरा मंतव्य था कि बच्चों को पका पकाया भोजन क्या हो, आपके उनके जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, जो ऐसे छोटे छोटे सेंटर मतलब प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, नर्सरी केंद्र वगैरह है, वहाँ पे इनको उपलब्ध किया जाए। क्योंकि सरकार का मानना है कि बच्चों का पोषण अगर हम दुरुस्त कर पाएंगे तो बच्चे और महिलाएं ये समाज की दो ऐसी महत्वपूर्ण विसारत होती हैं, खासा अगर देखा जाए, जिनमें अगर हम पोषण का पूरा ख्याल रखें ना तो हमें लगता है कि हम पूरी जनमानस को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि बीमारी पर, स्वास्थ्य खर्च पर दुनिया भर का पैसा खर्च होता है और अगर हम लोगों को पोषण दे दें तो उससे बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होगा। तो अयोध्या से हार्ट कुक्ड योजना चालू की गई थी। खैर, सुहेल देव विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ करी जा रही है, किसके नाम पे? सुहेल देव की जब बात की जाए तो सुहेल देव विश्वविद्यालय आपके यूपी में स्थापित किया जा रहा है। ये सुल्तानपुर में देख मिलता है या फिर किसके नाम पे? अंबेडकर नगर में देख मिलता है या फिर गोरखपुर में या फिर आपके आजमगढ़ में। अभिषेक जी गलत बात है, नहीं ऐसी बात नहीं होती है, खाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खाएगा आदमी तो कैसे पढ़ाएगा? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता है, बताइए हैं? आप लोग तो बैठे हो मोबाइल में कान लगा के, 2 घंटा से हम चिल्लाते हैं तो एनर्जी किसकी लॉस होगी? हमारी तो होगी। तो पहले हमें खाना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गलत बात है, बल्कि उसका टेस्ट भी तो लेना पड़ता है। पता चले अभी नमक ज़्यादा हो जाए, आप ही लोग थरिया पटकोगे वहीं स्कूल में, नमक तेज हो गया, नमक तेज हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए अगर पहले व्यक्ति उसे चख लेता है, चेक कर लेता है, तिखाई ज़्यादा ना हो, भाई लड़का लोग है, कान जलने लगेगा, हाँ तीत लगेगा, कौन भेलिक प्रबंध करेगा? उससे अच्छी बात है कि मास्टर साहब कहूँ किनारे में थरिया लेके गए, पेट पूजा कर लिया और उसके बाद बता दिया हाँ गुड है, बांट दो बच्चों को। चलो, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके सुहेल देव विश्वविद्यालय। सुहेल देव विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। खासा अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित है? तो सुहेल देव विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी के अंतर्गत अभी आपने सुना होगा आजमगढ़ में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा था। तो हमारे यहाँ पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो उसी का नाम परिवर्तित करते हुए क्या किया गया है? अभी आपने सुना होगा राजा सुहेल देव के नाम पे कर दिया गया है। वैसे राजा सुहेल देव की जब बात की जाए तो इनका शुद्ध संदर्भ कहाँ से है? तो आपके बलरामपुर जिले में पड़ता है। और अभी आपने सुना होगा इनके विषय को यादगार बनाते हुए खास करके यहाँ पर इनकी एक मूर्ति वगैरह की भी स्थापना की गई है। इवन मूर्ति स्थापना के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, खासा अगर यहीं पे बात की जाए तो मूर्ति स्थापित की गई है और इसके अलावा एक वन्य जीव विहार भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो वन्य जीव विहार की जब बात की जाए तो वन्य जीव विहार भी यहाँ पे आपको देख मिलता है, जिसको हम सुहेलवा वन्य जीव विहार के रूप में जानते हैं, ठीक है? आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप डेवलप करने की बात चल रही है। एक शब्द हम आपको कई बार बताए हैं, ध्यान रखिएगा, उसे बार बार रिलेट करिएगा। अगर आपके पास कोई शब्द आता है जिसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड और एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है ब्राउन फील्ड, ठीक है, तो दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ग्रीन का मतलब होता है कोई हरा भरा क्षेत्र, तो किसी हरे भरे क्षेत्र को खत्म करते हुए हम जब कोई नई चीज को स्थापित करते हैं तो वह ग्रीन फील्ड कहा जाता है। अर्थात सीधे शब्दों में आप कह सकते हो जब कोई चीज पहली बार की जाती है, ठीक है? ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके गांव देहात का पुराना टूटा फूटा खंडहर, तो वो भुअरा जाता है ना, भुअरा कुकुर। खासा अगर देखा जाए तो इसको फिर से एक बार पुनर्मरम्मत करते हुए, री इनोवेट करते हुए नया किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्थापित है और उसका क्या किया जा रहा है? पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा जब कि आपके गांव की एक सिंगल रोड है तो वह स्थापित है, लेकिन जब उसका दोहरीकरण किया गया, चौड़ीकरण किया गया, तो वो क्या हो गया? वो उसका री इन्वेशन हो गया, यही संदर्भ। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ पहली बार बनाई जाती है वो ग्रीन फील्ड कही जाती है, लेकिन जो कोई चीज़ पहले से स्थापित है उसे दोबारा री इन्वेट किया जा रहा है तो उसे हम ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो अभी हमारे यूपी में कुछ टाउनशिप नीति वगैरह का प्लान चला था और उसी के अंतर्गत आपने सुना होगा अयोध्या में एक ऐसा शहर बनाए जाने की बात चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, हमारे यहाँ पर ऐसे कई सारे शहर बसाए भी गए हैं। खास करके जैसे आपने नोएडा का नाम सुना होगा, ग्रेटर नोएडा का नाम सुना है। ग्रेटर नोएडा के अलावा आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? कानपुर सिटी की जब बात की जाए, कानपुर शहर, ये आपके देख मिलते हैं। अच्छा, कुछ और नाम जो आपके स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? हमारे यहाँ पर न्यू काशी, ये आपके स्थापित की जा रही है।
इसी तरीके से अभी आपने नाम सुना होगा न्यू नोएडा, ये आपका स्थापित किया जा रहा है। और अब तो बीडा भी स्थापित किया जा रहा है। हालांकि बीडा की जब बात की जाए तो बीडा आपके बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन के रूप में आपका स्थापित किया जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना हरदुआगंज आपको दिख मिलती है। ठीक है, हरदुआगंज की जब बात की जाए तो हरदुआगंज का संबंध हमें देखने को मिलता है। ये किस एक जिले में पड़ता है? खास अगर देखा जाए तो ये सम्मिलित होता है लाल बरेली में, कानपुर में, अलीगढ़ में, या फिर आपके प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है, हम तो पाक से हैं तो उससे हमें क्या लेना देना। पाकिस्तान से हैं तो अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वालों को रिजर्वेशन थोड़ी ना मिलता है, हमारे यहाँ फर्मों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता हो कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो 47 में यहाँ पे आके रहने लगे होंगे तो उनको मिल गया होगा निवास प्रमाण पत्र। ओहो, गोलू मोलू सर की क्लास आज ठीक थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्योति वर्मा कह रही हैं आपकी क्लास आवाज़ नहीं आ रही है। उसका सीन है गुरु, थोड़ा सा हमें लगता है कुछ सेटिंग का इशू है। आप ईयरफोन लगा के शायद सुन रहे हैं। ठीक है, ईयरफोन आप निकाल दीजिए तो आवाज़ बेहतर आ रही है। ठीक है, ईयरफोन आप निकाल देंगे तो आपको आवाज़ बेहतर जा रही है। क्लियर, ईयरफोन निकाल दीजिए। ज्योति वर्मा कह रही हैं आपकी क्लास, देखिए परफेक्ट है। चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात करें? यहाँ पे बात करें हरदुआगंज के बारे में। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या है, ताप विद्युत परियोजना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बिजली उत्पादित करने के लिए कुछ एक नाम देख मिलते हैं। और बिजली उत्पादन की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा। एनटीपीसी जो क्या करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के रूप में जानी जाती है। इसकी 7 परियोजनाएं ऐसे हैं जो क्या है, जो कोयला से चलती हैं और इसने यहाँ पे स्थापित कर रखी है। बाकी 3 की जब बात की जाए तो ये कैसे हैं, ये गैस आधारित आपको दिख मिलती है। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक यूपी का राज्य विद्युत उत्पादन निगम है। ठीक है, तो यूपी का राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलता है जो बिजली उत्पादन करने का कार्य करता है। खासा अगर देखा जाए तो गैस के परिपेक्ष आपने नाम सुना होगा, जैसे दादरी का नाम आता है। दादरी के अलावा अगर देखा जाए तो आपने, जब हम रायबरेली की बात करते हैं, जहाँ पे टांडा नाम आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो ये गैस आधारित होती है। खासा अगर यहीं पे देखा जाए तो जैसे आपने आंवला का नाम सुना होगा। ठीक है, आंवला, ये तीनों क्या है, ये तीनों गैस आधारित आपको दिख मिलती है। बाकी की जब बात की जाए तो बाकी क्या है, बाकी आपके कोयला आधारित है। अब यूपी राज्य विद्युत निगम की बात की जाए तो ये कहाँ से दिख मिलती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हरदुआगंज की जब बात की जाए तो हरदुआगंज का संबंध कहाँ से होगा? हरदुआगंज के बारे में आपने सदैव सुना होगा, कहाँ से समित है, ये आपके प्रयागराज के अंतर्गत दिख मिलता है। ठीक है, प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज से इसका क्या करे हो, एक फोन में ईयरफोन, हाँ तो वही तो हमने बोला, आवाज का जो सीन है भाई वो आपके एक ही फोन में आ रहा है। ठीक है, एक ही फोन में आ रहा है। ठीक है, ये हरदुआगंज अलीगढ़ में होगा। ठीक है, अलीगढ़, ये आपके क्या होता है, एक ही ईयरफोन में आ रहा है, वो थोड़ा सा सेटिंग का कोई मसला है। क्लियर, सेटिंग का कोई मसला है, इसी कारण से ये इशू है। ठीक है, सही कर लेंगे, उसे परेशान मत होइए। अलीगढ़, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, सबसे पुराना हरदुआगंज। हरदुआगंज की जब बात की जाए तो कहाँ से है, अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिख मिलता है। अलीगढ़ आप भी जानते हैं, यहाँ पर शेखा पक्षी विहार भी दिख मिलता है। और शेखा पक्षी विहार की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, यह यूपी का सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, यूपी का सबसे छोटा जब हम पक्षी विहार की बात करते हैं तो उसे किस रूप में नाम दिया जाता है, तो वह नाम दिया जाता है आपके शेखा पक्षी विहार के रूप में। क्लियर, क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ देख मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो गांव क्षेत्र में आप भी जानते हैं कि सरकार का एक मंतव्य है कि हमें आयुष को बढ़ावा देना है। और आयुष की जब बात की जाए तो आयुष के लिए आपने सुना होगा, हमारे यूपी में एक आयुष अस्पताल की स्थापना की गई है। आयुष अस्पताल की जब बात की जाए तो ये आपके गोरखपुर में स्थापित किया गया है। और आयुष अस्पताल के अलावा आपने आयुष के परिप्रेक्ष्य में एक आयुष एम्स के बारे में सुना होगा। ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद में आपका स्थापित किया गया है। अब इसी तर्ज पर अगर हम इसी आयुष क्षेत्र की बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में एक आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये आपके इटावा में स्थापित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य क्या करता है, उस परिप्रेक्ष्य में शोध करता है, अनुसंधान करता है। क्लियर, आगे की बात आती है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पहली बार एक रीजनल रैपिड ट्रेन
चालू किया गया है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्या नाम दिया गया है? अगर नाम की बात की जाए तो इसे किस एक नाम से जाना जाता है? वंदे भारत के रूप में, भारत दर्शन के रूप में, नमो भारत के रूप में, या फिर इंडियन रैपिड रेल के रूप में? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं RRTS के रूप में, RRTS की जब बात की जाए तो RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका नाम देख मिलता है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस संदर्भ को ध्यान रखिएगा, इसी को क्या नाम दिया गया था? नमो भारत नाम दिया गया था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस परंपरा को पहली बार हमारे यहाँ पर शुरू किया गया, और पहली बार शुरू करने के दशा में अगर देखा जाए तो आपने सुना भी था, खास करके ये मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी तैनात करेगा। किससे? मेरठ की जब बात की जाए तो ये मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, और इसी मेरठ से दिल्ली के परिप्रेक्ष्य पहले चरण में इसकी जो शुरुआत हुई है वो आप भी जानते हैं साहिबाबाद से दुहाई के बीच में ही आपका चालू किया गया। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा अभी अमृत भारत भी चालू किया गया था, और अमृत भारत की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? तो यह आपके दिल्ली से अयोध्या के बीच चालू किया गया है। ठीक है, दिल्ली से अयोध्या की जब बात की जाए तो उसके बीच चालू किया गया है। वंदे भारत की जब बात की जाए तो ये पहली बार आपका चालू किया गया था बनारस से। जब हम बात करते हैं कहाँ से, बनारस से लेकर के ये चालू किया गया था आपके दिल्ली के बीच, तो बनारस से दिल्ली के बीच में वंदे भारत चालू किया गया था। हालांकि शुरुआती दिनों में इसका नाम था 1018। तो आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर खास करके ये तीनों प्रकार के आपके ट्रेन चलते हैं, नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत। तो ये तीन प्रकार के ट्रेन आपको देख मिलते हैं। क्लियर? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना की शुरुआत कब करी गई? एक्चुअली आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पर आपने MP MLA के बारे में सुना होगा, उनके पास एक मंतव्य होता है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो उस दशा में उनके पास खुद का एक फंड होता है, पैसा होता है, जिसको खर्च करके वो अपने क्षेत्र में कुछ विकासात्मक कार्य कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा कर लें, लेकिन आपने सदैव सुना होगा कि जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके पास अधिकार है 5 करोड़ रुपये खर्च करने का। तो उसी तर्ज पर हमारे राज्यों के जो विधायक हैं उनके पास शुरुआती दिनों में 2 करोड़ खर्च करने का अधिकार था, और यह योजना जो चालू की गई थी वह मुख्य रूप से 1998 में चालू की गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? MLA फंड के रूप में जानते हैं, MLA फंड। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है? MP लैंड्स के रूप में नाम दिया जाता है। हालांकि वह योजना आपके 1992-93 में ही चालू कर दी गई थी, लेकिन यह 1998 में चालू किया गया था, जिसका परिपाय है आप भी जानते हैं शुरुआती दिनों में उसी तर्ज पर चालू किया गया। तो 2 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब शायद इसको बढ़ा दिया गया, अब इसमें 5 करोड़ रुपए आपके दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो बांसुरी उद्योग के लिए पहचाना जाता है? बांसुरी उद्योग की जब बात की जाए तो बांसुरी उद्योग के लिए कौन सा जिला ऐसा है जो पहचान रखता है? ये नाम संबंधित है चित्रकूट, मथुरा, आगरा या फिर आपके पीलीभीत के रूप में। कौन सा जिला ऐसा है जो आज बांसुरी उत्पादन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है? हाँ, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से लय होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को जितनी बार आप लिंक करते हैं ना, जितनी बार आप रिवाइज करते हैं, वो उतनी ही पुख्ता होती जाती हैं। और परीक्षा का एक ही मानक है गुरु, हम बार बार कहते हैं, CBSE परीक्षा थोड़ी ना हो रही है कि 100 में 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, उसके बाद भोकाल छोड़ के रो रही हो, उसका मतलब है नहीं है। एकेडमिक परीक्षा नहीं है, यह सिलेक्शन का आधार है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर होता ना तो ध्यान रखिएगा, हमें नहीं लगता दुनिया का कोई भी टफ से टफ एग्जाम होता होगा 60, 70, 80% से भी ज़्यादा नंबर उसमें आता हो। ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है। आप IAS जैसी परीक्षा की जितने भी लोगों का नाम उठा के देखेंगे, 60% तो अधिकतम होता है, अधिकतम 60% कम्पिटिटिव एग्जाम में लोगों के आते हैं। तो उसमें जितना नंबर आप समेट पाए वही बेहतर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए आपका जाना जाता है? तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो इसे किस रूप में नाम देते हैं? तो आप भी जानते हैं पीलीभीत जिले को। आज पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए जाना जाता है। इवन आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक बांसुरी चौक की भी स्थापना की गई है।
ठीक है। बांसुरी चौक की जब बात की जाए तो एक बांसुरी चौक स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ बिल्कुल आपने सत्य कहा कि लगभग लगभग 16 फीट की बांसुरी बना करके एक यहाँ पे क्या है, बांसुरी का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी भी आपकी बनाई गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो आपने सुना होगा कि इसी पीलीभीत के शहर के लोगों के ही माध्यम से एक बड़ी बांसुरी बना करके अयोध्या में राम मंदिर को भी क्या किया गया था, गिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो पीलीभीत का नाम ध्यान रखिएगा, पीलीभीत अर्थात जहां पे एक टाइगर रिजर्व भी हमारे यहाँ पर देख मिलता है। तो आपने कई बार सुना होगा टाइगर जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। टाइगर जिंदा जो है वो पीलीभीत में पड़ता है, यही नाते यहाँ पे इसका क्या किया गया है, रिजर्व भी स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। आगे की बात की जाए तो नाम आता है बेलन टोंस नहर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देख मिलती है। बेलन और टोंस नहर की जब बात की जाए तो यह हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ये नाम संबंधित होता है मिर्जापुर में, प्रयागराज में, गाजीपुर में या फिर आपके चंदौली जिले में। बेलन और टोंस नहर। बेलन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इसकी जब बात की जाती है तो इसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे क्या है, बेलन नदी घाटी का नाम आपने सुना होगा, बेलन नदी घाटी। और बेलन नदी घाटी की जब बात की जाए तो जब हम इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा, जब हम प्राचीन इतिहास की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो उससे संबंधित जो थोड़े बहुत साक्ष्य आपके प्राप्त हैं वो इसी बेलन नदी घाटी के परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलते हैं, जहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा कि कुछ नरकंकाल वगैरह पाए गए हैं, कुछ आपके जब हम बात करते हैं टेराकोटा वगैरह तो ये पाए गए हैं। इवन आप कह सकते हो कि कुछ आपके यहाँ पे गर्त चूल्हे वगैरह की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ आपके प्राप्त हैं। तो इन सारी विविधताओं की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि आपके प्रयागराज में दिख मिलता है। तो प्रयागराज का लोकेशन आपने सुना भी होगा, खास अगर देखा जाए तो ये नाम देख मिलता है। ठीक है, खास ध्यान रखिएगा किस एक परिप्रेक्ष्य है, यह आपको देख मिलता है प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है, बिना घिसे कुल्हाड़ी में धार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ऐसे डायलॉग मारते हैं भोजपुरी फिल्म वाले। ठीक है, चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, प्रतापगढ़ किस एक नदी के किनारे स्थित है, अच्छी बात है। प्रतापगढ़ किस एक नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है, प्रतापगढ़ किस एक नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। प्रतापगढ़। हमारे यहाँ पे एक है पवन सिंह जो कहते हैं, आए हम देवरिया से, आए हम देवरिया से, जाएंगे गोरखपुर को, मारेंगे तुमको, जाके गिरोगे पाकिस्तान के लाहौरपुर में। ठीक है, उनका भी कुछ ऐसा रिदम बनता है, मतलब जो कोई सिरे पैर नहीं है। ठीक है, खैर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, प्रतापगढ़ नदी किस किनारे देख मिलती है, प्रतापगढ़। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में बहुत सारे नगर हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे पड़ते हैं। खासा मंदाकिनी की जब बात की जाए तो मंदाकिनी गंगा आपको चित्रकूट में देख मिलती है। हिंडन की जब बात की जाए तो हिंडन आपके गाजियाबाद से संबंधित है। और गाजियाबाद के अलावा अगर देखा जाए तो आपने और भी कई सारे नाम सुने होंगे, खास जब हम बात करते हैं किसके रूप में, नामों की जब बात की जाए तो आपने नए से नाम सुना होगा किसके रूप में, गोमती नदी के रूप में। तो गोमती से समित क्या होता है, गोमती अर्थात आपके लखनऊ से समित होता है, आपके जौनपुर से समित होता है। आपके जौनपुर के अलावा आप कह सकते हो कि यहीं पे आपका जब हम बात करते हैं किसके रूप में, सुल्तानपुर, तो ये आपके संबंधित हो जाते हैं। तो ये सारे जिले कहाँ हैं, ये आपके गोमती के किनारे पड़ते हैं। फिर अगर देखा जाए तो सही का संबंध क्या होगा, तो सही का संबंध आपने सुना होगा प्रतापगढ़ से समित होता है। प्रतापगढ़ जिसको आज हम किस रूप में जानते हैं, इसको हम आंवला नगरी के रूप में जानते हैं। तो आंवला नगरी का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, आंवला नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की जब बात की जाए, डॉक्टर अंबेडकर, तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे एक यहाँ पे क्या है, पक्षी विहार आपको देखने को मिल जाता है, पक्षी विहार का नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको नाम देखने मिलता है प्रतापगढ़ के परिप्रेक्ष्य। अभी हमने बताया था बेल्हा देवी के बारे में। ठीक है, तो बेल्हा देवी की जब बात की जाए तो बेल्हा देवी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेल्हा देवी की जब बात की जाए तो बेल्हा देवी आधारित करते हुए अभी आपने नाम सुना था, उस स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, पशु जैविकी औषधि संस्थान, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ देख मिलता है, पशु जैविकी औषधि शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित होती है, सई मैदानी नदी, बिल्कुल भिजवान झील से। ठीक है, कहाँ बचा है, लगभग तो सारा रिवाइज कर ही ली हो तुम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। लेकिन इतना भी प्रफुल्लित मत हो जाना, आप कह सकते हो कि 17 तारीख तक बिल्कुल जब तक दम है, ठीक है,
तब तक मेहनत करते रहना। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सफल कर दे। बहुत सारी उम्मीद लगी है। पशु जैविकी औषधि संस्थान, यह उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में आपको देख मिलता है? ये खासा देखे मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य? नाम की बात की जाए तो ये लखनऊ में, मेरठ में, या फिर आप कह सकते हो कि लाल बरेली में, या फिर आप कह सकते हो मेरठ के अंतर्गत ही। मेरठ 2 बार आ चुका है। पशु जैविकी औषधि शोध संस्थान। तो पशु जैविकी की जब बात की जाए तो इसका शोध संस्थान कहाँ पे होगा? तो हमने कई बार बताया कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो इसका संबंध आपके लखनऊ में होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पशु जैविकी, खास करके केंद्रीय विश्व शोध संस्थान, इवन पशु जैविकी के अलावा जब हम बात करते हैं मनुष्य के लिए, खास करके औषधि शोध संस्थान, आपके आम शोध संस्थान, उपोष्ट बागवानी शोध संस्थान, और उपोष्ट बागवानी के अलावा जब हम बात करते हैं बीरबल साहनी के नाम पे, तो बीरबल साहनी के नाम पे एक आपका पूरा वनस्पति शोध संस्थान, ठीक है, पूरा वनस्पति शोध संस्थान। ये सारे बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो नाम आता है कि घोड़ा नृत्य आज हमारे यूपी में देखने मिलता है, ठीक है। घोड़ा की जब बात की जाए तो घोड़ा नृत्य हमारे यूपी में देखने को मिलता है। घोड़ा नृत्य की जब बात की जाए तो यह नाथ हमें देखने मिलते हैं। हे नाथ कहाँ हो, अब आ जाओ, मतलब हे प्रेमानंद, हे महाराज, ये क्या हो गया है? गमछा में पानी आ गया है तो गमछा निकाल दीजिए। आगे यहाँ पे आंसर करिए। ठंडी महीना है। किसकी हम बात करें? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। घोड़ा नृत्य हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड के अलावा रुहेलखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो कुछ नाम अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा, जैसे कटगोड़वा नृत्य। कटगोड़वा की जब बात की जाए तो यह आपने सुना होगा। हमारे यहाँ पर पूर्वांचल लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो एक धोबी समुदाय होता है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं घोड़ा नृत्य तो मुख्य रूप से क्या होगा, ये आपके बुंदेलखंड रीजन में होता है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक आपको कटगोड़वा होता है। लेकिन ये घोड़ा किससे है, ये भी आपके क्या होगा, अगर इसकी बात की जाए तो घोड़ा नृत्य, ये तो हमें भी कंफ्यूज करा रहे हो, ठीक है। घोड़ा नृत्य की जब बात की जाए तो ये 2 नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो आपके नाम की बात आती है तो आपने राजपूत कम्युनिटी के माध्यम सुना है। राजपूत कम्युनिटी की जब बात की जाए तो शादी ब्याह के समय पे क्या करती है, इस घोड़ा नृत्य का आयोजन करती है। और इसका संबंध कहाँ से है, तो यह लगभग आपका जो पूर्वी यूपी है, अर्थात पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर इसका आयोजन देख मिलता है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। हालांकि एक कटगोड़वा और भी प्रकार होता है, और उसकी जब बात की जाए तो वो कहाँ से समित है, तो आपके बुंदेलखंड रीजन में ही होता है। हमने घोड़े के बारे में 3 बताया है, ठीक है। एक कटगोड़वा जो है वो धोबी समुदाय से है, हालांकि उसे घोड़ा और गधे के रूप में देखा जाता है। और एक घोड़ा नृत्य जो होता है वो कटगड़वा ही होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कम्युनिटी के माध्यम से यहाँ पूर्वांचल के बुंदेलखंड रीजन में आपका आयोजित होता है। लेकिन जो जिंदा घोड़े वाला है, जो म्यूजिक के धुन पे खास करके क्या होता है, डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दे, तो उस परिपेक्ष में ये घोड़ा नृत्य आपके पूर्वांचल में होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हम बात करें किसके रूप में, हमारे यहाँ पर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किस एक ग्रंथ को नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ पर उत्तर भारतीय संगीत की जब बात की जाए तो संगीत क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में संगीतज्ञ बाइबल कहा जाता है। संगीत ना होगा बल्कि ये हो जाएगा संगीतज्ञों का, ठीक है। संगीतज्ञों की जब बात की जाए तो संगीतज्ञों का बाइबल किसे नाम दिया जाता है। आज संगीतज्ञों के बाइबल की जब बात की जाए तो ये नाम मिलता है किसको, तो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके भरत मुनि के द्वारा। तो भरत मुनि की जब बात की जाए तो भरत मुनि के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसको हम संगीतज्ञों का बाइबल भी कह देते हैं। वैसे एक नाम और ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा सामवेद के बारे में। तो पहली बार सामवेद की जब बात की जाए तो उसमें भी क्या है, संगीत के बारे में, थोड़े बहुत जो लय होते हैं उनके बारे में चर्चा करी गई है। तो सामवेद संगीत के लिए है, और नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि से समेत है, ये भी संगीत के बाइबल के रूप में जानी जाती है। तो संगीत के परिप्रेक्ष्य में एक नाम ध्यान रखिएगा, आपको कई बार हमने बताया बीड़ा। बीड़ा क्या माना जाता है, बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो माता सरस्वती के हाथ में होता है वो माना जाता है, ठीक है।
आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा हमारे यहाँ पर कबीर बाबू का जन्म कब हुआ था। ठीक है, वो कबीर नाम दूसरा नहीं है, कबीर सिंह का संबंध अलग रखिएगा, क्योंकि करदीप सिंह को जब आप सुनते हैं ना तो वहाँ पे आपके दिमाग में प्रीति आ जाती है, उनको थोड़ा सा अलग रखिएगा। ये कबीर दास हैं। कबीर की जब बात की जाए तो ये कबीर दास हैं, और इनका संबंध क्या है ये आप भी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो सदुक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं पुराने जमाने वाले, उनका संबंध है। तो सदुक्कड़ी भाषा इनकी देख मिलती है, आपने कई बार सुना होगा। खास अगर इनकी बात की जाए तो नीरू और नीमा, नीरू और नीमा की जब बात की जाए तो इनके मम्मी पापा के रूप में जाने जाते हैं। इवन आपने नाम भी सुना होगा लोई जी की जब बात की जाए, लोई लोई इनकी पत्नी हो जाती हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने कमाल और कमाली का नाम सुना होगा, ये इनके पुत्री पुत्र के रूप में। और नामों की जब बात की जाए तो नाम ही ध्यान रखिएगा। खासा अगर देखा जाए तो एक नाम और आपका शामिल होता है, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो ये मगहर आपका जो खलीलाबाद का लोकेशन पड़ता है वहाँ पर इनकी डेथ हुई है। तो इसी कारण से इनके इस जिले को संत कबीर नगर नाम दे दिया गया है। और यहाँ पे ही आपने कई बार सुना होगा कि कबीर की जब बात की जाए तो कबीर के नाम से क्या होता है, यहाँ पे कबीर महोत्सव आयोजित होता है। कबीर या जिसको हम मगहर महोत्सव भी कह देते हैं। आवाज़ हमारी बिल्कुल सही है बाबू, परेशान मत हो। वह एक कान में आ रही है तो आप एक काम करिए, एयरफोन को निकाल दीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा सेटिंग का इशू है। ठीक है, परेशान मत होइए। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म की जब बात की जाए तो आपने बनारस का नाम सुना होगा। बनारस के परिप्रेक्ष्य खासा जब हम बात करते हैं कहाँ पे, लहर तारा। ठीक है, तो बनारस में एक जगह पड़ता है लहर तारा। और लहर तारा की जब बात की जाए तो लहर तारा के परिप्रेक्ष्य खास जाने की ये पेशे से क्या थे, जुलाहा थे। तो जुलाहा प्रवृत्ति के व्यक्ति इनका नाम देख मिलता है। ठीक है, एक बिंदु आता है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पे की जाती है। अफीम की खेती कहाँ पर करी जाती है, खास अगर देखा जाए तो ये नाम सम्मिलित होता है। अफीम की खेती की जब बात की जाए तो ये सम्मिलित हो जाता है। हाँ, साफी, शबद, रमैनी, बीजक, ये सब इनकी रचनाएं होती हैं। हालांकि इनकी रचनाएं कम होती हैं, इनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। क्लियर। यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसका संबंध होता है, अफीम की खेती। अब अफीम की खेती की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर इसकी जो खेती होती है वो ध्यान रखिएगा। अगर हम सर्वाधिक खेती की बात करेंगे तो सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक खेती आपके बाराबंकी में होती है। लेकिन इसकी जो फैक्ट्री लगाई गई है वो कहाँ पे लगाई गई है, वो लगाई गई है खास करके आपके, जब हम नाम देते हैं किसके रूप में, हमारे यहाँ पर एक नाम आता है गाजीपुर। तो गाजीपुर का नाम आपको देख मिलता है। ठीक है, अभिषेक जी लिख रहे हैं बाराबंकी, कौन सा लिख रहे हैं, इस तरीके से बाराबंकी। लगता है इनके ऊपर कोई महिला का साया है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो लेखन शैली है ना वो हमने देखा है अक्सर किसी बालिका में या किसी महिला में ही देख मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, फैक्ट्री या गाजीपुर मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। कब स्थापित किया गया था, 1920 में। 1920 की जब बात की जाए तो 1920 में क्या होता है, यह नाम आपको देखे मिलता है अफीम के परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अफीम की जब बात की जाए तो अफीम का नाम देख मिलता है। क्लियर है, यहां तक कोई संशय, अफीम के बारे में कोई संशय हो तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा रंजीत लिखे थे, जो भी लिखा था ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये संवाद एक बार हमसे भी हुआ था तो हमें याद है। मतलब ये नहीं कि बाराबंकी ही, एक्चुअली कुछ ऐसा था, कोई किसी ने मैसेज किया था कुछ कोर्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो हमने मतलब थोड़ा सा ये पूछा कि किस कोर्स या कुछ ऐसे था, मतलब हमें एग्जैक्ट याद ना आ रहा है। तो उसी में उसका जो लिखने का लहजा था वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में, हम कहे हे भगवान कहाँ से पढ़ के आए हैं भगवान, विद्वान आदमी। चूँकि हमारा जो एक लहजा था वो तो पूरा था कि हाँ तो पूरा नाम बताएं, किस कोर्स में इनरोल हैं ये बताएं, या फिर इस तरीके से चीज़ें, मतलब जो हमारा एक लहजा था भाई, शुद्ध भाषा में कह सकते हो कि एक क्रम में जो प्रश्न उत्तर शैली होती है उसको लेकर के लेकिन वहाँ पे जो उत्तर आने की एक प्रक्रिया थी ना, हमें लगा हे भगवान ये कौन सा डिक्शनरी है। दो चार शब्द ऐसे रहते थे जो कई बार क्लिष्ट हो जाते थे, और इतने क्लिष्ट होते थे जो समझ में ही ना होते थे। ठीक है, बहरहाल तो हमने इस लैंग्वेज को देखा तो हमें लगा कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। बहरहाल तो अफीम की खेती की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो आगे कोई संशय होता है तो उसे बताने की कोशिश करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आपको क्या होती है, क्लास की PDF वगैरह मिल जाती है, और
आज के विषय को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विराम देंगे और मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। ठीक है, कोई संशय होता है, कोई बिंदु होता है तो उसे भी बताने की कोशिश करिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को पहली बात तो ये करिएगा कि लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा। आज के विषय बिंदु को ही विराम देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत करते रहें। 18 तारीख तक सोना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, वही कहते हैं ना, आंखों में नींद है लेकिन सोना नहीं है।